तो कहानी स्टार्ट होती है जिंगी सेक्ट से और हमें बताया जाता है कि दुनिया के टॉप बड़े सेक्टों में से एक आता है और यहाँ पर फिलहाल के लिए डिसाइपल को एक्सेप्ट करने की सेरेमनी चल रही है, जहाँ पर बहुत सारे डिसाइपल सेलेक्ट होने के लिए आपस में कंपटीशन कर रहे थे। हमें बताया जाता है कि यहाँ पर 10,000 से भी ज्यादा कैंडिडेट्स है जो कि जीतने के लिए अपना सब कुछ दिए जा रहे हैं। अगर कोई डिसाइपल 5 गेम को जीत गया ना तो वो आउटर डिसाइपल कहलाएगा, लेकिन अगर किसी ने लगातार 10 गेम को जीत गया तो समझो इनर डिसाइपल का पोस्ट पक्का। फिर हमें एक कंपटीटर को दिखाया जाता है जिसको लिटरली कुछ ज्यादा ही जोर से लगती है और उस अटैक से वो डायरेक्ट जाकर जमीन में गिरता है। और ये अटैक एक लड़की ने किया था जिसका नाम लिन तियान होता है, जो कि एक एम्प्रेस का पुनर्जन्म थी। वो सोचती है साला कमीना कहीं का मुझसे फाइट करेगा, इतनी हिम्मत। वैसे किसने सोचा था कि मेरे जैसा एक महान एम्प्रेस इस तरह के छोटे सेट को ज्वाइन होने के लिए भला ये सब करेगी। पर क्या करे, इमोर्टैलिटी का रास्ता फिर से पाने के लिए थोड़ा सा तो सहना ही पड़ेगा। खैर छोड़ो, वैसे मुझे अपना गोल को नहीं भूलना चाहिए। मैं इस सेक्ट में लगभग 10 सालों तक इमोर्टल बनने की ट्रेनिंग करूंगी। उसके बाद जिसने मुझे धोखा दिया था ना उसको नहीं छोड़ूंगी। तभी उस लड़की की पावर को देखकर ग्रेट एल्डर बोलता है, नाइस, सच में ये लड़की तो कुछ ज्यादा ही टैलेंटेड निकली। किसने सोचा था कि इतनी कम उम्र में वो क्यूआई रिफाइनिंग के छठे लेवल तक पहुंच जाएगी। अद्भुत, सच में अद्भुत है ये लड़की। तभी हेमिली सोड पीक का एक्टिव मास्टर भी बोलता है, अबे बुड्ढे इतना लंबा सब क्यों बोल रहा है, कहीं शोक की वजह से तू 10 हब बोल जाओ। वैसे भी वो लड़की सीधा मेरे ही पीक में आ गई और तुझे मिलेगा बाबा जी का ठुल्लू। बूढ़ा भी लायक तो हर माई के गद्दारी करबे। क्या तुझे नहीं पता कि सेट का रूल क्या है? यहाँ पर डिसाइपल खुद चुनेगा कि उसका मास्टर कौन है या फिर तुम नहीं, समझे? वो भी अरे यार फिर गलती बोला ना कि टेंशन मत लो। वैसे भी मुझे पता ही है कि एट द एंड वो लड़की मुझे ही चुनेगी। तभी वो बूढ़ा एक खाली कुर्सी को देखता है और एक आदमी को चिल्लाते हुए बोलता है, आखिर वो कौन का बच्चा गया कहाँ? क्या मैंने नहीं बोला था कि उसे इन्फॉर्म करो? फिर वो यहाँ पर आया क्यों नहीं? वो भी अरे यार हमने पहले ही अंकल कौन को बता दिया था, लेकिन उन्होंने कहा कि अपन तो कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट काम कर रहा है, तो तुम लोग चलो मैं बाद में आता हूँ। बूढ़ा भी लगे इसकी माँ का, आखिर वो नल्ला मछली पकड़ने के अलावा कर ही क्या सकता है? कैसे आखिर कैसे एक फॉर्मल क्लीन लीडर आई मीन गाय से इस तरह के बच्चे को पैदा कर सकता है? सीन चेंज होता है और हमें जियाओ पिक को दिखाया जाता है जो कि जिंगी सेक्ट का ही एक पार्ट होता है और वहाँ पर एक बंदा बहुत आराम से मछलियों को पकड़े जा रहा था और जी हाँ यही अपना मेन कैरेक्टर होता है। तभी अपने बारे में बताता है कि मेरा नाम इकोंग है, लेकिन पता नहीं कैसे अपन इस कल्टीवेशन की दुनिया में ट्रांसफर हो गया और यहाँ पर मास्टर बन गया। हालांकि मेरा जायो पिक कुछ ज्यादा ही सुंदर है, लेकिन दिक्कत की बात तो ये है कि मेरे अलावा इस पिक में घंटा भी कोई नहीं है। लेकिन अगर मैं दूसरों की नजर से देखूं तो सलाह वो लोग मुझसे कुछ ज्यादा ही जलते हैं, क्योंकि मैं क्यूआई रिफाइनिंग में होने के बाद भी एक पिक मास्टर जो बन गया, भला हो मेरे बाप का। इसे कहते हैं पहुंच, जो कि मेरे बाप के पास है। नाइस। तभी वहाँ पर सिस्टम प्रकट होता है जिसमें लिखा था कि डिटेक्ट हुआ है होस्ट ने 9 साल से ज्यादा तक फिशिंग किया है, इसलिए अब उसका करंट कल्टीवेशन लेवल क्यूआई रिफाइनिंग के 3550 लेवल तक पहुंच चुका है। मेन कैरेक्टर भी लाइक नाइस, चलो अच्छा है। वैसे भी इस सिस्टम को मैंने पहले ही एक्टिवेट कर लिया था और जब तक मैं फिशिंग करता रहूंगा सिस्टम भी मेरा लेवल बढ़ाता रहेगा। लेकिन साला एक बात समझ में नहीं आ रही, बीसी सिस्टम में बग है क्या? क्यूआई रिफाइनिंग के 9 ही लेवल होते हैं, वो भी मैक्स। लेकिन मुझे तो देखो, मैंने क्यूआई रिफाइनिंग के 3000 से भी ज्यादा लेवल को पार कर लिया है, पर फिर भी क्यूआई रिफाइनिंग से आगे ही नहीं बढ़ पाया। लेकिन एक मिनट है, मैं कुछ भूल तो नहीं रहा ना? अरे यार भूल गया, सच्ची में मैं तो भूल गया कि आज डिसाइपल चुनने का सेरेमनी है। भागो बिजी, वरना वो बुड्ढा ग्रेट एल्डर तो नाक में दम कर देगा। और वहां से जाते हुए बोलता है, मैं जा तो रहा हूँ लेकिन मेरा लेवल को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि कोई भी डिसाइपल मुझे मास्टर के तौर पर चुनेगा। खैर छोड़ो, असल जाकर ही पता चलेगा कि आखिर कौन चुनता है या फिर नहीं। अब आते हैं उसी तालाब की ओर जहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर मछली को बहुत आराम से पकड़े जा रहा था। उस तालाब के अंदर तो लिटरली कुछ ज्यादा ही पावरफुल मॉन्स्टर थे, जिनमें से एक ऑक्टोपस और दूसरा ड्रैगन था और सच में वो लोग उस तालाब में कुछ ज्यादा ही शांत थे। सीन चेंज होता है, अब आते हैं हम लोग डिसाइपल के कंपटीशन में, जो कि अपने फाइनल मोमेंट पर पहुंच चुकी थी और फाइनल में पहुंचने वाला एम्प्रेस और एक लड़का था। लड़का बोलता है, अरे मैडम सच में मैंने तुम्हारा मैच देखा, कुछ ज्यादा ही सुपर्ब था। नाइस। वो भी हाँ तो ठीक है ना, कहीं तुम हार तो नहीं मानने वाले? अरे नहीं यार, हार मानने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। और ऊपर से जब मेरा 7th अंकल इस सेट का एल्डर हो तब तो बिल्कुल भी नहीं। क्या सोचेंगे लोग कि अरे देखो जरा, वो लड़का इसी का भतीजा था ना जिसने लड़ने से पहले ही हार मान लिया। लड़की भी लाइक, हाँ तो फिर तुम चाहते क्या हो? कुछ नहीं। बल्कि मैं तो ये बताना चाहता हूँ कि हम दोनों का पोजीशन बिल्कुल डिफरेंट है यहाँ पर, और ऊपर से मैं ऑलरेडी क्यूआई रिफाइनिंग के 7th लेवल तक जा चुका हूँ। तो इसलिए अगर तुम हार गई ना तो बस रोना मत, समझी, कमीनी कहीं की। और ये सुनकर लड़की की सटक जाती है और तभी हमला कर देती है कि क्या तुमने मुझे गाली दिया तो फिर ये ले। और सच में उस लड़के को कुछ ज्यादा ही पड़ती है और वो लड़का डायरेक्ट जमीन पर उड़कर गिरता है। तभी वहाँ पर अनाउंस भी कर दिया जाता है कि इस साल का विनर आई मीन इस डिसाइपल सेरेमनी का विनर ये लड़की है जिसका नाम लिन तियान है। और उसको जीता देख सारे लोगों की तो होंशी उठ जाती है। एक बोलता है, नो वे, मुझे तो सच्ची में विश्वास नहीं हो रहा, ये इस लड़की तो बहुत आसानी से जीत गई, वो भी सिर्फ एक अटैक में। दूसरा भी लगी, यार सच में क्या माल है, तुमने देखा नहीं कि वो किस तरह से लड़ रही थी, आई लव यू मेरी जान। तभी तीसरा, सलाम माल छोड़ो, ये तो मॉन्स्टर है मॉन्स्टर। बुढ़ा भी लगता तेरी माँ का, शांत हो जाओ। और लड़की से बोलता है, देखो जैसा कि तुम जीत गई हो ना तो तुम्हारे पास सिर्फ 3 ही रास्ते हैं जो कि तुम्हारे कल्टीवेशन को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हैं, समझ गई ना? हमारे जिंगी सेक्ट में 5 पिक्स है, तुम किसी को भी चुन सकती हो, लेकिन एक बातों का ध्यान रखना, चुने जाने पर तुम किसी को भी कभी भी बदल
बदल नहीं सकती। तभी पीछे से हेवेनली स्वॉर्ड पीक का लीडर आता है कि अबे बुड्ढे, फिर बोल रहा हूँ, ऐसे चिल्लाकर सबको शांत मत करवाया करो, वरना पिछवाड़े से कहीं प्राण ना फेंक दे, क्योंकि तुम बूढ़े जो हो गए हो। और ये बोलकर तभी अपने स्वॉर्ड को निकालता है। फिर क्या फुल एटीट्यूड में कुछ तो करता है, जिसे देखकर लड़कियां भी दीवानी हो जाती है कि अरे यार, ये स्वॉर्ड पीक का मास्टर तो लिटरली कुछ ज्यादा ही हैंडसम लग रहा है। दूसरी भी लाइक यार सच में मैं तो इसकी बीवी बनना चाहती हूँ, डार्लिंग इधर और मेरी मार लो। तभी पीछे से लड़का भी इन लोगों की हरकतों को देखकर सोचता है कि बाप रे, साला चवन्नी की औकात नहीं है और चलिए रुपया फंसाने। हाँ, तभी उस बुढ़ऊ के द्वारा हमें बताया जाता है कि सारे पीक्स ने लगभग 300 से भी ज्यादा डिसाइपल को बनाया है। अगर टॉप की बात करें तो सबसे ऊपर हेवेनली स्वॉर्ड पीक आता है, जिसने 1200 से भी ज्यादा डिसाइपल को बनाया है। लेकिन दूसरी तरफ जाजो पीक ने घंटा भी एक भी डिसाइपल नहीं बनाया। तभी पीछे से आवाज आती है कि किसने कहा कि मेरे पास कोई भी डिसाइपल नहीं है। मेरा जाजो पीक एक डिसाइपल को एक्सेप्ट करता है, जिसे सुनकर सारे लोग चौंक जाते हैं कि क्या आखिर ये किसने बोला। तभी स्वॉर्ड पीक का लीडर बोलता है, अरे ये तुम हो, नाइस। तुमने क्या कहा कि तुमने एक डिसाइपल को एक्सेप्ट कर लिया है। कौन है वो फूटी किस्मत, जरा मैं भी तो देखूं कि आखिर साला ऐसी क्या मजबूरी थी जिसने तुम्हें अपना मास्टर चुन लिया। तियान भी बोलती है, आखिर ये यहाँ पर क्यों आया, जिसे सुनकर स्वॉर्ड पीक का लीडर तो पूरी तरह से हिल जाता है कि क्या ये इसको जानती है क्या। लड़की भी मनी मन सोचती है कि इस पूरे सेक्ट में किसी की औकात नहीं है जो एक एम्प्रेस की मास्टर बन सके। मैं तो बस ये चाहती हूँ, जहाँ तक मैंने सुन रखा है कि जाजो पीक में सिर्फ एक ही बंदा है जो कि ये है। क्या मैं इसे चुन लूं अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के लिए या फिर इस पीक को छोड़ दूं। स्वॉर्ड लीडर बोलता है, अरे मैडम, तुम्हें उस पीक में जाने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जब उसका लीडर ही क्यूआई रिफाइनिंग में हो तो भला वो तुम्हें क्या ही सिखा देगा। देखो, तुम्हारे पास सबसे अच्छा ऑप्शन तो यही है कि तुम मेरा हेवेनली स्वॉर्ड पीक को ज्वाइन कर लो और मेरा डिसाइपल बन जाओ। मैं पर्सनली तुम्हें ट्रेन करूंगा स्वॉर्ड आर्ट स्किल्स में। तो बोलो मंजूर है। जिसे सुनकर मेन गेट भी लाइक, अरे यार ये तो गलत बात है ना, तुम तो मेरी डिसाइपल को चुराने की कोशिश कर रहे हो। क्या तुम्हें डर नहीं लगता है कि ये सेट के रूल के खिलाफ है। अब जाकर हमें अपने मेन गेट को अच्छे से दिखाया जाता है, जो कि लिटरली कुछ ज्यादा ही बेडेस लग रहा था। तभी स्वॉर्ड लीडर बुढ़ऊ से बोलता है, साले बुढ़े तेरी माँ का, देख रहा है ना यहाँ पर क्या चल रहा है। अंकल कोंग तो डिसाइपल चुरा रहे हैं, ये जानते हुए भी कि वो उन्हें घंटा भी कुछ नहीं सिखा पाएगा। ये तो नाइंसाफी है ना। एक टैलेंटेड लड़की के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ हो रहा है, खिलवाड़। ग्रेट एल्डर भी लाइक, साला और दिखाओ ना एटीट्यूड। और अपने मेन कैरेक्टर से बोलता है, तो सच्ची में खाओ माँ कसम, तुम इस लड़की को डिसाइपल के तौर पर एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो। लेकिन हाँ, एक बातों का ध्यान रखना, ये लड़की कुछ ज्यादा ही टैलेंटेड है, बस इसको बर्बाद मत करना, समझे। वो भी, अरे बुढ़ऊ चिंता मत करो, ये लड़की घंटा टैलेंटेड है। वैसे भी इसने अभी तक अपना फाउंडेशन भी तैयार नहीं किया है, इसलिए इसके लेवल का ऐसा कोई भी डिसाइपल नहीं है जिसको मैं कुछ ट्रेन न कर सकूं। और अपने बारे में सुनकर लड़की भी थोड़ा गुस्सा होते हुए मनी मन सोचती है, आखिर ये है कौन, साला कुछ ज्यादा ही एटीट्यूड दिखा रहा है। बातों से तो ये लग रहा है कि ये क्यूआई रिफाइनिंग स्टेज पर इनविजिबल बन चुका है। मेन कैरेक्टर वैसे भी उस पीक में मेरे अलावा कोई नहीं है। अगर मुझे एक डिसाइपल मिल जाए ना, तब तो मेरे लिए अच्छा ही होगा ना, साफ सफाई और खाना बनाने का जो काम हो जाएगा। इसीलिए तो मुझे एक डिसाइपल चाहिए। तो लड़की बोलो कैसा लगा मेरा प्लान। वो भी सोचती है कि ये साला कमीना मुझे डिसाइपल इसलिए बनाना चाहता है कि इसका काम हो सके। आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे जैसे एम्प्रेस के साथ इस तरह से बातें करने की। और तभी गुस्से में बोलती है, साले तेरी माँ का, अगर तुम्हें सच में मुझे अपना डिसाइपल बनाना है तो प्रूव कर और दिखा कि तुम मुझसे बेटर है। मेन गेट भी लाइक, है क्या कहा, प्रूव। और वो मैं कैसे करूं। वो बोलती है, ज्यादा कुछ नहीं, बस मेरे 3 अटैक्स को रोक कर दिखाओ। अरे यार नहीं, ये तो कुछ ज्यादा ही गलत बात है। वैसे भी मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हारे साथ खेलने के लिए, तो क्यों ना तुम अपना एक अटैक करो और उसमें अपनी पूरी पावर लगा दो। तो बोलो मंजूर है ना। और ये सुनने के बाद सारे लोग भी कान के ऊपर गुस्सा करते हुए बोलता है कि क्या शर्मनाक हरकत है, ये अपने आप को मास्टर कैसे बोल सकता है जब ये 3 अटैक को भी नहीं रोक सकता। तभी बगल में खड़ा स्वॉर्ड लीडर भी बोलता है, यार सच में ये कमीना तो कुछ ज्यादा ही हरामी है। लड़की बोलती है, तो ठीक है, मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं तुम्हें सिर्फ एक ही अटैक में हराऊंगी। तभी मनी मन सोचती है, शायद इस कमीने को नहीं पता कि मैं एक एम्प्रेस का पुनर्जन्म हूँ। क्या हुआ अगर मेरे पास अपना कल्टीवेशन नहीं है, फिर भी इस नल्ले को हराने के लिए मेरा एक ही अटैक काफी होगा। और अटैक को तैयार करने लगती है। मेन गेट भी लाइक, अरे यार थोड़ा जल्दी करो, खाना खाने का समय हो गया है, बस एक बार ये सब खत्म हो जाए उसके बाद मछली खाएंगे मछली। और हाँ, तुम मछली को धो तो लो ही ना। और ये सुनने के बाद उसकी कुछ ज्यादा ही लहर जाती है कि साले कमीने कहीं के, अब तो तुम्हारा कुछ ज्यादा ही हो गया। और इंग यांग थंडर पाल्म का अटैक अपने मेन गेट पे करने के लिए तैयार थी और फाइनली कर ही देती है, जिसको अपना मेन गेट बिना डोज किए हुए उसको डायरेक्ट अपने बॉडी पे ले लेता है। सारे लोग भी लाइक, वाह सच में क्या अटैक है, लगता है ये तो गया काम से। वो भी मनी मन सोचती है, खत्म, सब कुछ खत्म, ये आदमी तो पक्का आधे साल के लिए नहीं उठने वाला। साला तब से बेइज्जती पर बेइज्जती किए जा रहा था। दूसरी तरफ मेन कैरेक्टर को उस अटैक से घंटा भी फर्क नहीं पड़ा था। वो भी है, आखिर ये था क्या, भले ये भी कोई अटैक था, साला गुदगुदी तक नहीं हुई। लड़की सुन, इस अटैक को फ्यूचर में कभी भी यूज मत करना, ये कुछ ज्यादा ही कमजोर है। और उसको सही सलामत खड़ा देख लड़की की तो लिटरली कुछ ज्यादा ही फट जाती है कि अबे यार ये आखिर है कौन। मेरा अटैक तो उसको डायरेक्ट हिट हुआ था ना, पर कुछ हुआ क्यों नहीं। और डरते हुए थोड़ा पीछे आ जाती है कि तुम कमीने कहीं के खड़ा कैसे हो। और ये देखकर सारे लोगों का रिएक्शन ये था कि बाप रे, साला क्या एक्टिंग करते हैं ये लोग, मानना पड़ेगा। नेपोटिज्म, हाँ ये नेपोटिज्म चल रहा है यहाँ पर। लड़की भी एक हल्की सी स्माइल करते हुए
हुए सोचती है अब समझी, पीक मास्टर है ना, इसलिए इसके पास प्रोटेक्टिव आर्टिफैक्ट तो जरूर होंगे। हाँ, लेकिन ये मत सोचना कि मैं हार गई। अब तो मैं अपने डिवाइन सेंस को यूज करूंगी और मेन कैरेक्टर के स्पिरिचुअल सी में अटैक कर देती है। और जैसे उसके नॉलेज सी के अंदर घुसती है, वो भी पूरी तरह से चौंक जाती है कि क्या ये किस तरह की जगह है, आखिर इसका स्पिरिचुअल एनर्जी गया कहाँ पर। और ऊपर से साला ये तो क्यूआई रिफाइनिंग पे है ना, फिर इसका नॉलेज सी इतना बड़ा कैसे। हाँ, और वो इतना बोली रहती तभी वो जगह अचानक से हिलने लगती है, जिसके कारण लड़की भी थोड़ा डर जाती है कि अरे यार आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। तभी नॉलेज सी के अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी से बना अपना मेन कैरेक्टर का बहुत बड़ा फिगर अपेयर होता है, जिसको देखकर उसकी तो और भी फट जाती है। और तभी लड़की को एक पावरफुल अटैक लगता है और वो उड़ जाती है। मेन कैरेक्टर भी लाइक चल भाग यहाँ से, ये कोई खेलने की जगह नहीं है। अब आते हैं नॉलेज सी के बाहर, जहाँ पर वो लड़की मेन कैरेक्टर के झटके के कारण बेहोश हो गई थी। वो भी उसको उठाकर सोचता है कि बाप रे साला कुछ ज्यादा ही नजदीकी मामला था, अगर इसको अपने नॉलेज सी से बाहर नहीं निकालता ना तब तो ये मेरे स्पिरिचुअल सी में अब तक रिफाइन हो चुकी होती। और जाते हुए बोलता है हाँ मैं तो कुछ ज्यादा ही थक गया, भला इतना लंबा फाइटिंग कौन करता है आजकल। चलो मिलते हैं फिर कभी। और ये सुनकर सारे लोग भी चौंक जाते हैं कि साला ये भी कोई फाइटिंग थी भला। दूसरा भी लाइक साला नौटंकी कर रहा है ये, और ऊपर से तुम लोगों ने देखा ना बिना एक भी अटैक किए ये जीत गया। इम्पॉसिबल, इसने जरूर पहले से ही प्लान बिठा कर रखा होगा, जिसमें हो सकता है कि इस लड़की का भी कोई हाथ हो। सोर्ड मास्टर भी मनी मन सोचता है तो ठीक है तुमने एक अच्छा खेल खेला, पर ये मत सोचना कि तुम्हारा ये खेल मेरे अपोजिट कोई भी काम करने वाला। तुम आज तो बच गए क्योंकि ग्रेट एल्डर जो यहाँ पर था, वरना खैर छोड़ो, अगले 10 दिनों में एक और कंपटीशन होने वाला है, तब मैं देखूंगा कि तुमने इसको क्या सिखाया और ये लड़की कितना सीख पाई। किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। सीन चेंज होता रहा, में कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर त्यान भी बेहोश थी और उसको सपना आ रहा था। वो एक लड़की से बोलती है तुम्हें तो पता ही है ना कि मैं ऑलरेडी एक एम्परर लेवल की वॉरियर हूँ, अगर मैंने इस बार भी अपना ब्रेक थ्रू कर लिया तब तो समझो कि मैं बहुत आराम से फेरीलैंड में जा पाऊंगी। बस तुम मेरी प्रोटेक्शन करना और देखना कि कोई भी मेरे करीब ना आ पाए, समझी। वो भी अरे बिल्कुल तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, कोई भी तुम्हारे पास नहीं आ पाएगा। फिर क्या त्यान अपने कल्टीवेशन में मगन हो जाती है, लेकिन वो लड़की तो कुछ ज्यादा ही कमीनी निकली। एक अच्छा सा मौका देकर उस पर अटैक कर देती है और वो खंजर डायरेक्ट उसके शरीर के आर पार हो जाता है। वो भी पर क्यों तुमने मुझे धोखा क्यों दिया, मैंने तो तुम्हें अपनी बहन माना था, फिर क्यों ऐसा क्यों किया तुमने। वो बताती है क्यों मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मैं तुम्हारा सब कुछ लेना चाहती थी, इसीलिए तुम कमीनी कहेंगी, तुम्हें हर वो चीज मिली जिसकी मैं हकदार थी। इसलिए याद रखना भरोसा बहुत कुत्ती चीज होती है। आई होप अगले जन्म में तुम सोच समझ कर ही भरोसा करोगी। तो ले मर। और फिर से उस खंजर से उस पर हमला कर देती है। तभी त्यान भी बेहोशी से उठते हुए गुस्से में बोलती है कमीनी कहीं कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और आसपास का माहौल देखकर थोड़ा चौंकी पड़ी थी कि क्या ये मैं कहां पर हूं। तभी मेन कैरेक्टर की आवाज आती है, ओह तो तुम फाइनली उठी गई, अच्छा है। और ये आवाज सुनकर वो भी चौंक जाती है और खड़े होकर बोलती है साले कमीनी कहीं के आखिर तुमने मेरे साथ किया क्या। मेन कैरेक्टर भी लाइक अरे यार मैंने कुछ नहीं किया, बल्कि वो तो तुम थी जो कंपटीशन के दौरान बेहोश हो गई थी, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पर ले आया और अब से तुम मेरी डिसाइपल हो, इसलिए चलो जल्दी से मुझे मास्टर बोलो मास्टर। और ये सुनकर वो तो चौंक जाती है और मेन कैरेक्टर को धर के कुछ तो चेक करने लगती है। तभी वो भी है आखिर तुम कर क्या रही हो। तभी वो उस इंसिडेंट को याद करते हुए मनी मन सोचती है कि बाप रे वो आखिर था क्या, ये आदमी तो क्यूआई रिफाइनिंग पर है, तो फिर वो क्या था जिसको मैंने नॉलेज सी के अंदर देखा था, कहीं कोई सपना तो नहीं था ना, सच में कुछ ज्यादा ही टेरिफाइंग सपना था। और मेन कैरेक्टर को देखते हुए सोचती है खैर छोड़ो, वैसे भी मेरा ओरिजिनल प्लान इसी पीक में आने का था, जब तक मैं अपना कल्टीवेशन बहुत आराम से करूंगी तब तक इस घोंचू को मास्टर बोलने में कोई टेंशन नहीं है। और उतने में इको को कुछ तो याद आता है और एक चीज की ओर इशारा करते हुए बोलता है तो ये लो तुम्हारा कल्टीवेशन रिसोर्सेस, मैंने खुद अपने हाथों से तैयार किया है, सच में कुछ ज्यादा ही मजा आएगा तुम्हें, इसे कहते हैं कल्टीवेशन करने का नेचुरल तरीका। वो भी सोचती है क्या कहा नेचुरल तरीका, आखिर ये किस तरह का रिसोर्सेस है, कहीं ये किसी तरह का कोई फर्नेस तो नहीं है ना। और बोलती है थैंक यू मास्टर। और जैसे ही उसका ढक्कन उठाती है वो तो लिटरली उसे देखकर हिल जाती है कि क्या अब साला ये क्या चीज है, ये तो खाने जैसा लग रहा है, इसकी माँ का इस गरीब मास्टर से भला उम्मीद ही क्या की जा सकती है, ये तो झोर है, वो भी सब्जियों का। मेन कैरेक्टर क्यों मजा आया ना, मुझे पता है कि तुम्हें मजा आया होगा। और हाँ ये कोई सब्जी वब्जी नहीं है, बल्कि ये तो फोनिक्स का सूप है, इसको पकड़ने में मैंने अपनी पूरी जान तक लगा दी थी। इनफैक्ट इसको स्पिरिचुअल फायर से भी पकाया ताकि तुम्हारा कल्टीवेशन और भी अच्छे से बढ़ सके, समझ गई ना। अरे चलो भी अब तो खुश हो जाओ। लड़की भी लाइक ये चूतिया। और मनी मन सोचती है खैर छोड़ो यार, ये तो खुद ही क्यूआई रिफाइनिंग लेवल पर है, जब भला इसको ही रिसोर्सेस नहीं मिलती है तो मुझे कैसे ला कर देगा। हाँ ये सूप तो कुछ ज्यादा ही टेस्टी लग रहा है, चलो टेस्ट करके देखता हूँ। और जैसे ही उसको लेने वाली थी तभी अपना मेन कैरेक्टर उसको रोक देता है कि अरे यार रुक जाओ, एक काम करो तुम ये खाओ, और सारा मीट निकालकर उसको सूप थमा देता है, जिसको देखकर वो भी पूरी तरह से हिल जाती है कि क्या। मेन कैरेक्टर भी लाइक अरे पी जाओ, देखो बुरा मत मानना, लेकिन जितना तुम्हारा कल्टीवेशन है ना उसके साथ तुम इस मीट को कभी भी रिफाइनिंग नहीं कर पाओगे, समझे। तो चलो जल्दी जल्दी पी जाओ। वो भी मनी मन सोचती है तो हर माई के लालची इंसान घंटा का मास्टर, हाँ क्या बोलता है इसको रिफाइन नहीं कर पाओगे, साला देने का मन नहीं है तो कुछ भी, मुझे पता है ये घंटा नहीं कोई फोनिक्स है। और उसको पीते
हुए मनी मन सोचती है ये कंजूस कहीं का मेरा मास्टर कैसे बन गया, देखना मैं आज ही स्पीक को छोड़ दूंगी, मुझे नहीं रहना यहाँ पर। लेकिन जैसे उसको पीती है ना वो पूरी तरह से हिल जाती है क्योंकि उसके कल्टीवेशन में कुछ ज्यादा ही तेजी से सुधार होने लगता है। वो भी बाप रे, आखिर आखिर ये किस तरह का सूप था, मेरे नॉलेज से में कुछ ज्यादा ही स्पिरिचुअल एनर्जी फ्लो हो रही है। क्या उसने कोई हाई ग्रेड का इंग्रेडिएंट तो नहीं मिलाया ना इसमें? यार कसम से ऐसी हाई लेवल की चीजें कुछ ज्यादा ही रेयर होती है इस दुनिया में और उसने सिर्फ मेरे लिए उसको यूज कर दिया। और तभी अपने आप को रोकते हुए सोचती है तो ठीक है, ऐसा समझना कि तुमने मुझ पर एक एहसान किया है, इसलिए जब मेरा पूरा कल्टीवेशन वापस आ जाएगी ना तब मैं तुम्हारा ये एहसान लौटा दूंगी। तभी अपना मेन कैरेक्टर बोलता है यार सच में आज तो मजा ही आ गया, लाजवाब। सुनो ना मैं थोड़ा वॉक पे जा रहा हूँ ताकि खाने को अच्छे से पचा सकूं, इसलिए जब तक मैं वापस आऊंगा ना ये सारी की सारी चीजें धुली हुई होनी चाहिए, समझी? जिसे सुनकर वो भी चौंक जाती है कि क्या इसे मैं इसे धोऊंगी और गुस्से में पूरी सूप को जमीन पे गिराते हुए बोलती है इसकी माँ का, आखिर ये मुझे समझ के क्या रखा है, मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ जो ये सब काम करूंगी। तभी मनी मन सोचती है रुक जा कमीने, बस एक बार मेरी पावर रिकवर हो जाए उसके बाद मैं दिखाऊंगी कि कौन यहाँ का बॉस है। और घर के अंदर घुसकर दरवाजे को जोर से बंद कर देती है कि भाड़ में जा। तभी हमें एक चींटी को दिखाया जाता है जो कि उस सूप के पास आकर उसमें से एक मीट का टुकड़ा उठाकर खाने लगती है। फिर क्या एनर्जी का बहुत बड़ा विस्फोट होता है और वो चींटी इवोल्व होकर एंशिएंट बीस्ट स्काईहोर्न एंट बन जाता है। तभी वहाँ पर इवोल्व होने के कारण एक बहुत ज्यादा ही पावरफुल थंडर ट्रिबुलेशन आने को था और वो फाइनली आ जाता है, जिसको अपनी ओर आता देख चींटी की तो लिटरली कुछ ज्यादा ही फट जाती है। तभी अचानक अपना मेन कैरेक्टर भागते हुए आता है और उस ट्रिबुलेशन को एक झटके में खत्म कर देता है कि तेरी माँ का, कहीं और गिर, नुकसान का पैसा क्या तेरा बाप भरेगा। तभी उसका ध्यान चींटी की ओर जाता है जो कि रोई जा रही थी, जिसको देखकर मेन कैरेक्टर भी कि बाप रे ये तो स्काईहोर्न एंट है, आखिर एक एंशिएंट बीस्ट यहाँ पर क्या कर रहा है। तभी अचानक से उसका ध्यान सूप की ओर जाता है जो कि जमीन पे गिरा पड़ा था। ओ तो ये बात है, इसका मतलब ये है कि इसने फोनिक्स का कुछ टुकड़े को खा लिया है जिसके कारण इसका एंशिएंट ब्लड लाइन ओपन हो गया। नाइस। और उसको सहलाते हुए बोलता है सच में यार आज तो कुछ ज्यादा ही अच्छी बात हुई, तो आज से तुम्हारा नाम जाओ है और हाँ तुम्हारा काम ये है कि जब मैं इस माउंटेन में नहीं रहूंगा ना तब तुम इस माउंटेन की निगरानी करनी है, तो बोलो मंजूर है ना? वो भी पूरा खुश कि हाँ ठीक है। सीन चेंज होता है, जाओ पी को दिखाया जाता है जहाँ पर वो चींटी कुछ ज्यादा ही जोश में गाड़ी को किए जा रही थी कि आओ बीसी कौन आता है यहाँ पर, जब तक मालिक ना बोले किसी के औकात नहीं है जो अंदर घुस जाए, समझे? अपना चींटी फुल एटीट्यूड में, समझ रहे हो ना, एटीट्यूड पीक को गार्डिंग करने में खड़ा था। तभी उसे कुछ तो महसूस होता है जो कि मेन कैरेक्टर के घर से आ रही थी और वो वहाँ के लिए निकल जाता है। अब आते हैं घर के अंदर जहाँ पर तियान भी बहुत आराम से नहाए जा रही थी, वो भी ओ माय गॉड हाई गर्मी नाइस, मजा आया ना। लेकिन साला वो कमीना मास्टर पता नहीं मुझसे क्या ही करवाना चाहता है, कुछ भी दे देता है। तभी वो अचानक कुछ तो नोटिस करती है और जी हाँ वहाँ पर अपना चींटी पहुंच गया था और उसको देखते ही वाटर एरो से हमला कर देती है। लेकिन उस अटैक से उसको घंटा भी फर्क नहीं पड़ता और उस हमले को वो बहुत आसानी से आंख मारकर काउंटर कर देता है, जिसको देखकर तियान भी मनी मन सोचती है इम्पॉसिबल, इस कीड़े ने लिटरली मेरे वन ऑफ द बेस्ट अटैक को काउंटर कर लिया, नामुमकिन। और ऊपर से ये ठर की आंखें भी मार रहा है, रुक इसकी माँ का। तभी अपने कपड़ों को सामने बुलाती है, फिर क्या फुल एटीट्यूड में पहन लेती है और सच में यार क्या लग रही थी। तभी चींटी को बोलती है सुन बे भगचोदर, आज से तुम मेरी सेवा करना स्टार्ट कर दे बदले में मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी ताकि फ्यूचर में जाकर तुम भी एक दिन डीमन किंग बन सको, तो बोल मंजूर है? और ये सुनने के बाद चींटी तो फुल एटीट्यूड में मना कर देती है कि ना बिल्कुल भी नहीं, तुम मुझे पसंद नहीं हो। जिसे मना करता देखो वो भी पूरी तरह से हिल जाती है कि क्या इसने सच में मुझे मना कर दिया। और अटैक को करते हुए बोलती है तुम्हारी माँ का इतनी हिम्मत जो एक एम्प्रेस को मना कर दिया, नहीं छोड़ूंगी बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी, आज तो तुम मेरा गुलाम बनकर ही रहेगा। और तेजी से चींटी की ओर बढ़ने लगती है। सीन चेंज होता है और हमें मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि एक बुक को पकड़ते हुए बोलता है अरे यार मैं तो फिर से भूल गया, चलो कोई नहीं, बस मुझे देना ही तो है इस तकनीक को, आखिर डिसाइपल को भी तो पता चले कि जाओ पीक का तकनीक कितना ढांसू है और जैसे घर के पास तकनीक को देने के लिए पहुंचता है तभी उसको अंदर से चिल्लाने की आवाज आती है कि नहीं मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे छोड़ दो। और ये सुनकर वो भी थोड़ा डर जाता है कि अरे यार आखिर वहाँ पर चल क्या रहा है। वो तेजी से अंदर की ओर भागने लगता है, लेकिन अंदर तो फाइट चल रही थी तियान और चींटी के बीच, जहाँ पर लड़की बहुत ही गंदे तरीके से पीटी जा रही थी। चींटी भी लाइक साली कमीनी कहीं की, मुझे गुलाम बनाएगी, ये ले मुंह पे ले, एक काम कर पीछे भी ले, और गंदे तरीके से पीट देता है उसको। तभी वहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर आ जाता है और चींटी को पच मार के उड़ा देता है कि तोहर माई के इज्जत पे हाथ, हाँ ये कौन सी लड़ाई है। दूसरी तरफ तियान भी रोई जा रही थी। तभी मेन कैरेक्टर उसको बोलता है अरे यार उसे डरो मत, वो तो बस स्पीक का गार्ड है जिसको मैंने अभी तुरंत ही बनाया था, इसलिए लगता है कि तुम दोनों में कुछ ज्यादा ही गलत फहमी हो गई है और तुम लोग लड़ बैठे छोड़ो वो सब। जिसे सुनते ही वो भी चौंक जाती है और रोने लगती है। मेन कैरेक्टर भी लाइक अरे यार अब क्यों रो रही हो, कहा ना कि मिसअंडरस्टैंडिंग था। और तभी वो पूरी तरह से रोने लगती है कि क्यों नहीं, बोलो क्यों, आखिर क्यों, मैं तो एक कीड़े को भी नहीं हरा पाई जो कि स्पीक का गार्ड था, मुझे नहीं रहना, मुझे जिंदा ही नहीं रहना। तभी मेन कैरेक्टर भी उस तकनीक वाली किताब को देते हुए बोलता है बस इतनी सी बात, साला इतनी सी बात के लिए तुम रो ही जा रही थी, हद है यार तुम भी ना
वैसे ये देख, ये तकनीक मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ, बस एक बार सीख तो लो, उसके बाद देखना कि वो चींटी सच में तुम्हारे सामने चींटी ही लगेगी, सच में तुम्हें कोई नहीं हरा पाएगा। जिसे सुनने के बाद वो भी शांत होते हुए बोलती है, क्या सच्ची में? तो खाओ माँ कसम की तकनीक सीखने के बाद मैं उसे हरा दूंगी। अरे बिल्कुल, तुम्हें शायद नहीं पता कि ये तकनीक कितना जबरदस्त है। इनफैक्ट तुम जब भी अपना लेवल अप करोगी ना, तब तक तुम्हारा पावर इस तकनीक की वजह से डबल होता जाएगा। उसके बाद देखना इस पीक पर कोई भी ऐसा नहीं होगा जो तुम्हें हरा सकेगा, लेकिन मुझे छोड़कर क्योंकि आई एम द मेन कैरेक्टर इन दिस मानवा, समझे? वो भी मुंह फुलाकर बोलती है, क्या घंटा का पावरफुल तकनीक, वैसे भी इस पीक पर हमारे अलावा और है ही कौन। तभी उस तकनीक को लेते हुए बोलती है, आप चिंता मत करिए, मैं इसको प्रैक्टिस कर लूंगी। और मनी मन सोचती है, मुझे नहीं लगता कि ये तकनीक उतना भी पावरफुल होगा जितना इसके बारे में फेंका जा रहा है, पर कोई नहीं, इसको प्रैक्टिस करके मैं दिखा दूंगी कि मैं कितना टैलेंटेड हूँ। उसके बाद इस चोमू मास्टर को पता चलेगा कि मेरी जैसे एक टैलेंटेड इंसान को चूल्हा फुकवाने का काम नहीं दिया जाता। तभी हमें दो आइस को दिखाया जाता है जिसकी पावर लिटरली कुछ ज्यादा ही थी, जिसको अपना मेन कैरेक्टर भी नोटिस कर लेता है कि क्या ये तो कुछ ज्यादा ही पावरफुल किलिंग इंटेंट है। सीन चेंज होता है और हमें बाहर का दिखाया जाता है जहाँ पर एक डीमन खड़ा होकर बोलता है, इस गंध को मैंने पहले भी महसूस किया, ये तो वही लड़की है जिसने अपनी बची कुछ सोल को अंडरवर्ल्ड से बाहर निकालने में कामयाब हो गई थी। तभी हमें इसके बारे में बताया जाता है कि ये एक डीमन किंग है, वो भी गोल्डन हॉर्न डीमन किंग। वो बोलता है, सच में मैंने इस लड़की को मार दिया ना, तब तो मेरे लिए ये कुछ ज्यादा ही ग्रेट अचीवमेंट होगी, पर पता नहीं वो लड़की यहाँ पर कहाँ छिपी पड़ी है। हाँ तो ठीक है क्यों ना मैं सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दो, उसके बाद तो निकलेगी ना वो। और तभी एक अटैक को क्रिएट करके कर दिया जाता है जो कि डायरेक्ट जाओ पीक की ओर बढ़ने लगती है। दूसरी तरफ अपना चींटी भी उस हमले को रोकने के लिए आगे बढ़ जाता है और तभी उस अटैक को रोक देता है, लेकिन ये बस थोड़ी ही देर के लिए था क्योंकि वो अटैक कुछ ज्यादा ही पावरफुल था, जिसके कारण चींटी की भी हालत कुछ ज्यादा ही खराब होती जा रही थी। तभी उसको मेन कैरेक्टर का याद आता है कि किस तरह उसने मुझ पर भरोसा करके इस पीक को मेरे प्रोटेक्शन में छोड़ दिया। तभी वो भी गुस्से में अपनी आंखों को खोलता है, फिर क्या सिर्फ एक झटके में उस डीमन किंग के अटैक को खत्म कर देता है। तभी वो भी, तुम कीड़े कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मामले में टांग अड़ाने की? हाँ नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। दूसरी तरफ चींटी भी लाइक, तो हर माई के तू है कौन जो यहाँ पर बकचोदी किए जा रहा है? हाँ एक बात गौर से सुन ले, जब तक मैं यहाँ पर हूँ ना, कोई भी इस पीक पर अटैक नहीं कर सकता। जिसे सुनने के बाद डीमन किंग बोलता है, क्या कहा? यानी कि तुम ये बोलना चाहते हो कि जब तक तुम यहाँ पर रहोगे इस पीक पर कोई भी अटैक नहीं कर पाएगा। तभी वो भी चींटी की ओर अटैक करते हुए बोलता है, साले तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे सिखाने चले हो कि तुम्हारी औकात भी है जो मेरी अटैक के सामने खड़े हो सको। और जैसे ही अटैक करता तभी कहीं से तो एक पत्थर उड़ता हुआ आता है और उस डीमन किंग के अटैक को खत्म कर देता है, जिसको देखकर वो भी एक पल के लिए चौंक जाता है कि क्या ये कैसे हो सकता है। डीमन किंग भी लाइक, तेरी माँ का आखिर कौन है बे जो छिपकर हमला किए जा रहा है? मेन कैरेक्टर, नाम मुन्ना ना, तुम तो अपने बाप के साथ गद्दारी कर रहे हो और तुझे बता दो कि तुम्हारा बाप इस जाओ पीक का मालिक है, समझा? और रही बात मेरी पेट की, तो साला किसी की औकात नहीं है जो उसे चोट भी पहुंचा सके। वो भी क्या बकवास है। बच्चे मेरी बात को गौर से सुन, मैं एक डीमन किंग हूँ जो कि डीमन एम्प्रेस के आदेश पर आया हूँ ताकि महारानी तियान को पकड़ सकूं, समझा? और जहाँ तक मैं जानता हूँ कि वो यहीं पर छुपी पड़ी है, तो तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम उसे मेरे हवाले कर दो, बदले में तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। तो बोलो मंजूर है? जिसे सुनने के बाद अपना मेन कैरेक्टर, तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें किसी को सौंप दूं? अरे पार, यहाँ तक कि हेबेली दाऊ की भी औकात नहीं है जो मुझसे कुछ भी ले सके, तो फिर तुम्हारी महारानी किस खेत की मूली है? हाँ। और ये सुनने के बाद तो उसकी पूरी तरह से लहर जाती है कि अपमान, तुम्हारे जैसे क्यूआई रिफाइनिंग बंदे की इतनी हिम्मत जो हमारी महारानी की बेइज्जती कर सके। और तभी अपना फॉर्म बदलकर पूरा का पूरा गोल्डन भैंसा बन जाता है और बोलता है, सच में मुझे लगा नहीं था कि ये बात इतनी आगे तक जाएगी, पर तुमने मुझे कुछ ज्यादा गुस्सा दिला दिया जिसका परिणाम तुम्हारा पूरा का पूरा जिंगी सेक्ट भुगतेगा, सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दूंगा मैं। जिसे सुनने के बाद इकुंग भी एक हल्की सी स्माइल करते हुए बोलता है क्या कहा, डिस्ट्रॉय करोगे? क्या तुम जानते भी हो कि मैं किस प्रकार का अस्तित्व हूँ? और अपने हाथों को ऊपर करते हुए कुछ तो करता है, जिससे होता यह है कि एक बहुत बड़ा एनर्जी से बना हैंड उस डीमन को पकड़ लेता है, जिसे देखकर चींटी भी लाइक, ओ माय गॉड, दिस इज द फकिंग पावर ऑफ माय मास्टर, नाइस। दूसरी तरफ उस डीमन की तो लिटरली पूरी तरह से फट गई थी कि मम्मी रे आखिर तुम हो कौन? और साला क्यूआई रिफाइनिंग बंदे के पास इतनी पावर कहां से आ गई भाई? अरे यार कहा ना कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, और ये बात भी सच है कि मैं क्यूआई रिफाइनिंग लेवल पर हूँ, लेकिन 3000 प्लस लेवल पर, समझे? और अपनी मुट्ठी को बंद कर देता है, जिसके कारण वो एनर्जी से बना हाथ भी बंद हो जाता है। फिर क्या, वो डीमन किंग खत्म। तभी उस एनर्जी से बना हाथ से कुछ तो अपने मेन कैरेक्टर की ओर आता है, जो कि शायद उस डीमन किंग का कोर होता है, जिसे देखकर अपना मेन कैरेक्टर भी फुल खुश और चींटी को देते हुए बोलता है, अरे यार गजब, देख रहे हो ना, इसे कहते हैं कोर। अगर तुमने इसे ले लिया ना, तब तो समझो तुम्हारी बल्ले ही बल्ले। और ये सुनने के बाद वो भी फुल खुश हो जाती है और फाइनली खा लेती है। फिर क्या, एक बहुत बड़ा रिएक्शन होता है, जिसके चलते वो चींटी भी एक खूबसूरत लड़की में तब्दील हो जाती है, और वो भी पूरी तरह से चौंकी पड़ी थी कि क्या मैं ट्रांसफॉर्म होकर इंसान बन गई। सिर्फ विश्वास ही नहीं हो रहा, और ये चीज है क्या, कुछ ज्यादा ही सॉफ्ट लग रहा है, जिसे देखकर अपना मेन कैरेक्टर भी मनी मन सोचे जा रहा था कि इसे कहते हैं
अरमान मेरी जान, और सच्ची में कुछ ज्यादा ही बड़े हैं इसके। नाइस। तभी वो लड़की वो चीटी जिसका नाम अपने मेन कैरेक्टर ने जियाओ रखा था, वो डायरेक्ट अपने मेन कैरेक्टर के गले लग जाती है कि थैंक यू मास्टर, ट्रांसफॉर्म होने में मेरी हेल्प करने के लिए। देखना आपका ये एहसान चुकाने के लिए मैं इस शरीर तक की भी कुर्बानी दे दूंगी। वो भी अरे यार ये तुम क्या बोल रही हो, कम से कम सही तो बोल, वरना लोग गलत समझ बैठेंगे, समझी। और मनी मन सोचता है खैर छोड़ो, वैसे भी आज का दिन कुछ ज्यादा ही अच्छा था मेरे लिए, अब मुझे बस इसे अच्छे से बोलना सिखाना होगा ताकि बाद में दिक्कत ना हो। तभी सीन चेंज होता है एक माउंटेन पर, जो कि अपने मेन कैरेक्टर का ही पीक का हिस्सा था, जहाँ पर अपनी डिसाइपल तियान तियान बहुत जोरों शोरों से तकनीक को सीखी जा रही थी। तभी अचानक से अपनी आंखें खोलती है और एक पावरफुल अटैक को परफॉर्म करती है, जो कि ड्रैगन जैसा दिख रहा था। तभी बूम, एक जोरदार धमाका होता है, वो भी पानी पर, जिसको देखकर डिसाइपल भी पूरा खुश हो जाती है कि अरे गजब, ये हुई ना बात, नाइस। जब मैं महारानी थी तब ये 9 ड्रैगन टायरेंट बोर्ड ही मेरा मेन ट्रेनिंग मेथड था, लेकिन किसने सोचा था कि मैं इसे फिर से मास्टर कर लूंगी। तभी अपने मेन कैरेक्टर के दिए हुए बुक को देखते हुए सोचती है ये बुक, सच में ये बुक तो लाजवाब निकली। आखिर किसने सोचा था कि इसे पढ़ने के बाद मेरा नॉलेज से इतना बढ़ जाएगा, जिसके चलते मैं अपनी ड्रैगन तकनीकों की वाई रिफाइनिंग में होते हुए भी मास्टर कर पाऊंगी। यार सच में अब जाकर लगता है कि मैंने सही मास्टर को चूज किया है। तभी अपना मेन कैरेक्टर भी पीछे से बोलता है अरे बिल्कुल, आफ्टर ऑल आई एम इनविंसिबल मेरी जान। तो मास्टर तो अच्छा होगा ही ना, इसीलिए तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे चुनना ही तुम्हारे लाइफ का बेस्ट चॉइस था। और अचानक से आवाज सुनने के बाद डिसाइपल तो पूरी डर जाती है, वो भी मास्टर तेरी माँ का, ये क्या बकचोदी है कि पीछे से खड़े होकर किसी की बात सुनो। हाँ, जिसे सुनने के बाद अपना मेन कैरेक्टर अरे यार लगता है तुम गलत समझ रही हो, मैं तो बस यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए आया था। तभी मैंने देखा कि तुम पानी में ब्लास्ट किए जा रही हो, कहीं तुम पानी को गर्म करके सारी मछली को पकाने का प्लान तो नहीं बिठा रही हो ना। जिसे सुनने के बाद वो भी थोड़ा शर्माते हुए गुस्से में बोलती है कि क्या बकवास है, मैं तो बस यहाँ पर अपनी मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर रही थी। और सोचती है अगर तुम मेरे मास्टर ना होते ना तब मैं तुम्हें अपने एक हाथ से खत्म कर देती। तभी इकोंग बोलता है नाइस, मेहनत तो अच्छी चल रही है। अच्छा ये बताओ, जो मैं तुम्हें सीक्रेट ऑफ अंडरवर्ल्ड का किताब दिया था वो कहाँ तक सीखी। जिसे सुनने के बाद वो भी सोचती है फाइनली अब जाकर इसे पता चलेगा कि मैं कितना टैलेंटेड हूँ, जब इसे ये पता चलेगा कि मैं वो टेक्निक को 5 लेवल तक सीख चुकी हूँ। और तभी फुल एटीट्यूड में बोलती है मास्टर तेरी माँ का, क्या तुझे पता भी है कि मैंने सिर्फ एक रात में उस बुक के 5 चैप्टर को खत्म कर डाला। जिसे सुनने के बाद अपना मेन कैरेक्टर तो पूरी तरह से हिल जाता है कि हाँ 5 चैप्टर। और तभी उसका चौंका हुआ फेस देखकर वो भी मनी मन सोचती है देखा इसे कहते हैं टैलेंट, जो कि सिर्फ मेरे पास है। आफ्टर ऑल आई एम इम्प्रेस मेरी जान। दूसरी तरफ अपना मेन कैरेक्टर भी सोचे जा रहा था कि बाप रे ये आखिर है क्या, लिटरली साला इसने पूरी रात लगा दी, वो भी सिर्फ 5 चैप्टर को सीखने में। यार सच्ची में मैं तो टूट गया, साला मिनटों का काम इसने रात लगा दिया कि कितना लो टैलेंट है इसका, नामुमकिन। सलाम मैंने तो इसको टैलेंटेड समझा था, पर ये तो कुछ ज्यादा ही नूब निकली यार। डिसाइपल बोलती है वैसे मास्टर वो सब छोड़ो, अच्छा ये बताओ जाओ कहाँ पर है। कल मेरी कंडीशन ठीक नहीं थी इसलिए मैं हार गई थी, पर आज नहीं छोड़ूंगी, बदला लेकर रहूंगी। तभी अपना मेन कैरेक्टर भी कुछ नोटिस करता है, क्योंकि हमारे पीक पर बहुत सारे लोग आ गए थे। कोई तो बोलता है सालों अच्छे से तलाशी लो, समझे, एक भी कोने को छोड़ना मत। तभी वहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर और डिसाइपल पहुंच जाता है, और ये देखने के बाद इकोंग भी लाइक ओ माई गॉड, क्या मैं जान सकता हूँ कि बीस्ट टेमिंग पीक के सारे डिसाइपल मेरे पीक में क्यों मरा रहे हैं, या फिर मारने में मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं। तभी उनमें से एक बोलता है क्या बकवास है, मैं तो सिर्फ यहाँ पर स्पिरिट बीस्ट की तलाश में आया हूँ, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं है। जिसे सुनने के बाद मेन कैरेक्टर भी सोचता है समझ गया, यानी कि ये जियाओ के लिए आए हैं, क्योंकि कल रात के ट्रांसफॉर्म के कारण कुछ ज्यादा ही एनर्जी प्रोड्यूस हुई थी, जिससे हो सकता है कि ये एनर्जी बीस्ट टेमिंग पीक वालों ने भी नोटिस कर लिया हो। तभी तियान तियान भी गुस्से में बोलती है तुम्हारी माँ का, ये तुम्हारा नहीं बल्कि हमारा पीक है, समझा, और अगर सच्ची में यहाँ पर कोई बीस्ट है तो वो सिर्फ हमारी होगी, जिससे तुम्हारे पीक का कोई भी लेना देना नहीं है। तभी उन लोगों में से कोई तो आगे आते हुए बोलता है कि नहीं यार ये सही बात नहीं है, इनफैक्ट अगर जिंगिस सेट के रूल को देखें तो कोई भी पीक जिसकी औकात है वो बहुत आराम से किसी भी बीस्ट को टेम कर सकता है, या फिर ये कहो कि छीन भी सकता है। और इस बंदे का नाम सू होता है जो कि बोल रहा था, और इसके कल्टीवेशन के बारे में बताया जाता है जो कि गोल्डन कोर पर है। तभी बोलता है देखो कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो बीस्ट तुम्हारे पीक पर है, क्योंकि जो उसको टेम करेगा वही उसका असली मालिक होगा। जिसे सुनने के बाद वो भी बोलती है ओह अच्छा समझ गई, तो तेरी माँ का चल निकल यहाँ से, क्योंकि उस बीस्ट का मालिक ऑलरेडी मेरा मास्टर है, समझा। सू भी लाइक क्या कहा तुम्हारा मास्टर का है, क्या मजाक है, तो बोलो क्या उस बीस्ट ने खुद अपने मुंह से बोला था कि ये झंड आदमी मेरा मास्टर है। हाँ नहीं ना, क्योंकि तुम्हें भी पता है जब तक वो बीस्ट ट्रांसफॉर्म ना हो जाए तब तक बोल ही नहीं सकती। कहीं ये तो नहीं ना कि तुम लोग उसे अकेला हथियाना चाहते हो। तियान तियान भी बोलती है साले कमीने कहीं कि मेरा वो मतलब नहीं था, लेकिन अगर तुझे यही लगता है तो यही सही। तभी वहाँ पर खड़ा एक आदमी बोलता है अबे सालो बाप के बरियाती में आए हो क्या, हाँ जल्दी करो और खोजो उसे। वो लोग भी या समझ गया,
उधर मेन कैरेक्टर भी इन सब की बातों को सुनकर चौंका पड़ा था। तभी त्यान भी अपने मेन कैरेक्टर की ओर देखते हुए मनी मन सोचती है, ये कमीना मेरा मास्टर, इसका लेवल तो सिर्फ क्यूआई रिफाइनिंग पर है, तो क्या घंटा ही अपनी पिक की इज्जत बचा पाएगा। हालांकि मैं भी उसी लेवल पर हूँ, लेकिन अगर मैं पिछली यादों को देखूं जब मैं एम्प्रेस थी और अपनी एम्परर तकनीक को यूज करूँ, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट का कल्टीवेटर मेरा कुछ बिगाड़ भी पाएगा। बट टेंशन तो मुझे इस लड़के की है, क्योंकि ये साला कमीना गोल्डन कोर पर जो है। तभी गुस्से में अटैक को तैयार करते हुए बोलती है, बस बहुत हुआ, अब तुम लोग नहीं बचोगे। तभी अचानक से उन सारे लोगों पर एक पावरफुल अटैक होता है, जो कि कुछ ज्यादा ही तेज था, और वो सारे के सारे लोग मर जाते हैं, या फिर ये कहो बेहोश हो जाते हैं। जिसको देखकर बीस्ट टाइमिंग का बंदा त्यान भी पूरी तरह से हिल जाती है कि क्या ये क्या हुआ। और मनी मन सोचती है कि बाप रे, आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। हाँ साला, मैंने तो कुछ किया भी नहीं। दूसरी तरफ आदमी भी गुस्से में बोलता है, साले कौन है जो चुपके से हमला किए जा रहा है, सामने आओ। तभी अचानक से उसको भी एक अटैक लगता है और उसकी धज्जियां उड़ जाती है। फाइनली अब जाकर उस अटैक करने वाले को दिखाया जाता है, जो कि अपनी चीटी जाओ थी, वो भी फुल बेडेस मोड में। वो बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे प्रोटेक्शन में यहाँ पर लफड़ा करने की। जिसको देखकर सू भी हिला पड़ा था कि क्या ये क्या है। त्यान बोलती है, बाप रे, ये तो जाओ है ना, ये ट्रांसफॉर्म कब हुई। मेन कैरेक्टर भी लाइक चमत्कार, नाइस, मुझे भी नहीं पता कैसे हुई। दूसरी तरफ जाओ को देखकर तो सुक कुछ ज्यादा ही खुश था कि अरे यार गजब, ये तो साला ट्रांसफॉर्म बीस्ट है। अगर मैंने इसे पकड़ लिया ना, तब तो मेरा पावर 50% तक बढ़ जाएगा। सच में यार, इसको पकड़ना ही पड़ेगा। और मेन कैरेक्टर से बोलता है, अरे चचा कौन, ये देख पिल, चलो एक सौदा करते हैं, उस बीस्ट के बदले ये फाउंडेशन बिल्डिंग पिल तुम्हारा। तो बोलो क्या बोलते हो। मेन कैरेक्टर, अरे भतीजे, तुम क्या अपने चाचा को चूतिया समझते हो क्या। हाँ वैसे भी मेरा फाउंडेशन तैयार करने के लिए पिल नहीं बल्कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पिल लगेगी, तो समझ गए ना, एक काम करो और ये पिल अपने गान में डाल लो, समझा। और अपने मास्टर की बातों को सुनकर त्यान भी सोचती है कि क्या बकवास है, अरे बोल दो ना कि तुमसे घंटा भी लेवल अप नहीं होता, खामों का साला पिल को बदनाम किया जा रहा है। उधर सू भी गुस्से में बोलता है, तो ठीक है, अगर एक्सचेंज नहीं करना तब मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है। और एक रस्सी को निकाल कर उसकी ओर फेंक देता है, जिसका नाम डीमन बाइंडिंग रोप होता है। और उसको अपनी ओर आता देख वो भी चौंक जाती है, फिर क्या उस रस्सी में कैद हो जाती है। और उसको बंधा देख वो भी फुल खुश की ये हुई ना बात, आखिर पकड़ ही लिया चाचा कोंग तेरी माँ का, अब ये बीस्ट मेरा हुआ। और मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी औकात भी है इस बीस्ट का मास्टर बनने की, समझे। दूसरी तरफ त्यान भी बीस्ट को छुड़ाने के लिए आगे बढ़ जाती है। तभी दोनों के हमले टकराते हैं। सू बोलता है, कमीनी कहीं की, तुझे क्या लगता है कि मेरा कल्टीवेशन है क्या, तो फिर भी तुम क्यूआई रिफाइनिंग में होने के बाद भी हमला करने चली आई। हाँ, और पावर लगा के अपनी डिसाइपल को दूर ढकेल देता है। तभी सू भी मनी मन सोचता है कि क्या ये सच में क्यूआई रिफाइनिंग पर है ना, सर इसकी पावर तो कुछ ज्यादा ही लग रही थी। तभी मेन कैरेक्टर भी डिसाइपल को रोकते हुए बोलता है, अरे यार रुक जाओ, तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं है। वो भी क्या बात बोल रहे हो, आप क्या चाहते हो कि मैं इस कमीने को ऐसे ही जाने दूं, वो भी जाओ को लेकर। हाँ अरे यार चिंता मत कर पगली, इसकी औकात नहीं है जो इसको यहाँ से ले भी जा सके। और मनी मन सोचता है, बात तो बिल्कुल साफ है, भला कैसे गोल्डन कोर का बंदा उसे ले जा सकता है जो कि डीमन किंग के कोर को पोजेस किया हो, मजाक है क्या। तभी जियाओ भी अपनी पावर को बढ़ाकर उस डीमन बाइंडिंग रोप को डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसको देखकर सुकी तो लिटरली पूरी तरह से फट जाती है कि बाप रे, इसने तो मेरी प्रीशियस रस्सी को तोड़ डाला। तभी जियाओ बहुत तेजी से उसकी ओर बढ़ने लगता है और अचानक से उसके कुछ ज्यादा ही करीब पहुंच जाता है। वो भी अचानक से अपने पंखे को निकालते हुए सोचता है कि कोई नहीं, लेकिन मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला। फिर क्या, जियाओ उसकी नाक में अपनी 2 उंगलियों को डालकर उड़ा देता है कि तेरी माँ का, निकल यहाँ से। सीन चेंज होता है, सू को दिखाया जाता है जो कि नक ठोकरा बन चुका था। और ये सारा का सारा कांड देखकर त्यान भी हिली पड़ी थी और सोचती है कि कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही ना, ये बंदा गोल्डन कोर में था। और जियाओ ने लिटरली एक ही अटैक किया और इसकी धज्जियां उड़ गई। बाप रे, क्या पावर है इसकी। दूसरी तरफ जियाओ भी बोलती है, अरे आपने देखा मास्टर, मैंने बहुत आसानी से उन लोगों को हरा डाला। तभी अपना हीरो भी उसके माथे को सहलाते हुए बोलता है, नाइस, तुमने बहुत बढ़िया काम किया, आगे भी इसी तरह करना, समझे। वो त्यान से बोलता है, अच्छा तुमने क्या बोला था कि तुम्हें जियाओ से फाइट करनी थी ना, और गंदे तरीके से हराने के बारे में भी बोल रही थी, है ना। जिसे सुनकर वो भी हिल जाती है कि क्या, और हंसते हुए बोलती है अरे मैं तो बस मजाक कर रही थी। हाँ मुझे इसके साथ लड़ना है, लेकिन मैं थोड़ा थक गई हूँ क्योंकि कल रात सोई जो नहीं थी, इसलिए ओके बाय। तभी उसको जाता देख जियाओ भी बोलती है, अरे यार कोई नहीं, हम कल लड़ेंगे, ठीक है ना। जिसको देखकर अपना मेन कैरेक्टर भी सोचता है, यार सच्ची में लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही बेवकूफ डिसाइपल पाल रखा है। ठीक है, बस इसका कल्टीवेशन ही तो बढ़ाना है। अब आते हैं रात में, जहाँ पर बहुत सारे लोग एक खतरनाक मकसद लेकर अपने जियाओ पीक में आए हुए थे। तभी सीन अपने हीरो पर शिफ्ट होता है जो कि कांटे को लेकर मछली पकड़ने को तैयार था। वो बोलता है, नाइस, आज का चांदनी रात तो कुछ ज्यादा ही बेईमान है और आज का दिन भी कुछ ज्यादा ही अच्छा था, लगता है आज तो कुछ ज्यादा ही बड़ी मछली पकड़ूंगा मैं। तभी वो भी किसी को नोटिस करता है जो कि झाड़ियों में छिपे पड़े थे। वो लोग भी फुसफुसाते हुए बोलता है, इस कमीने को क्या लगता है कि हम कुछ भी नहीं करेंगे। हाँ, दूसरा भी लाइक, अरे यार थोड़ा धीरे बोलना वरना वो सुन लेगा, समझा। वैसे तुम्हें क्या लगता है कि तुम उस बीस्ट को टेम कर पाओगे। तभी उस बंदे को दिखाया जाता है जिसको बीच से काट दिया गया था। हालत तो देखकर लगा था कि ये खत्म हो गया, पर साला जिंदा बच गया। वो भी बोलता है, चिंता मत करो, मैं हूं ना।
मैं एक ऐसा कटोरा लाया हूँ जो किसी को भी कैद कर सकता है, भले वो बीस्ट कितना भी पावरफुल क्यों ना हो। आज तो उसको पकड़ कर ही रहूंगा। पर साला दिक्कत की बात तो ये कमीना है जिसको रास्ते से हटाना होगा। और तभी एक सीक्रेट टाइप का चीज निकालते हुए बोलता है इसे कहते हैं आत्मा मोहक धूप। बस एक बार वो इसे सूंघ तो ले, उसके बाद वो साला महीनों तक नहीं उठेगा। दूसरा भी लाइक यार सच में कुछ ज्यादा ही मस्त प्लान है, और उसको जलाकर मेन कैरेक्टर की ओर फेंक देता है, जिसको वो भी बहुत आराम से देखे जा रहा था और एक्टिंग करते हुए बोलता है अबे यार कौन है वो जो इतनी रात को धूप जला रहा है। हाँ, दूसरी तरफ मेन कैरेक्टर की बातों को सुनकर वो लोग भी पूरा खुश कि साला कितना बेवकूफ है, उसे तो पता ही नहीं चला कि ये एक जाल है चाल। तभी उसको सुनते हुए मेन कैरेक्टर बोलता है कि नाइस, ये तो कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, बिल्कुल नशे के माफिक। और उसको जमीन पर रखते हुए बोलता है चलो ठीक है, इसे जमीन पर रख देता हूँ ताकि आराम से इसको सूंघ सूंघ कर मजे ले सकूं। उधर वो लोग भी मेन कैरेक्टर को सही सलामत देकर गुस्से में बोलते हैं इसकी माँ का वो तो साला सही सलामत है, कहीं ये माली तो गलत नहीं ले आया ना। मैंने एक काम करो, सारे के सारे धूप को उसकी ओर फेंक दो। और ऐसा ही किया जाता है, वो सारे के सारे धूप को मेन कैरेक्टर की ओर फेंक दिया जाता है। लेकिन क्या अपना मेन कैरेक्टर उन सबको इग्नोर मारते हुए डायरेक्ट मछली पकड़ने में ध्यान दिया जा रहा था। तभी उसके कांटे में गोल्डन फिश पकड़ी जाती है, जिसे देखकर वो भी फुल खुश कि ये हुई ना बात, अब मजा आएगा ने बीड़ू। फिर क्या, पकाने के लिए आग की जरूरत होती है, अब वो मिलेगी कैसे। और जी हाँ, उसने उस नशीली धूप पर ही उस मछली को पका दिया था, जिसे देखकर बीच टेमिंग के बंदे तो पूरे के पूरे हिल जाते हैं कि इसकी माँ का ये धूप उस पर काम क्यों नहीं कर रहा बे। हद है, उसे तो अब तक गिर जाना चाहिए था, लेकिन क्या वो तो साला उस पर मछली पका रहा है। ना 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 ना, एक बार मैं खुद ही चेक कर लेता हूँ कहीं ये डी माल तो नहीं है ना। और उसे जलाकर सूंघने लगता है, जिसे देखकर बगल वाला बंदा भी बोलता है कि साले सीनियर तो हर माई के, ये तू क्या कर रहा है। तभी इकोंग उस मछली को मस्त खाते हुए झाड़ियों में नोटिस करता है कि नाइस कहीं राख है तो कहीं धुआं धुआं। अब आते उन लोगों पर जहाँ पर धूप सूंघने के कारण सारे के सारे लोग बेहोश हो गए थे। तभी सीन चेंज होता है कुछ चींटियों पर, जिसे कोई तो खाना खिलाया जा रहा था, और वो और कोई नहीं बल्कि अपनी जियाओ थी, जो कि चींटियों को खिलाते हुए बोलती है कि मास्टर ने कहा था कि ये बंस कुछ ज्यादा ही स्वादिष्ट है, तो क्यों ना तुम सभी ट्राई करके देखो। हाँ क्या बोलते हो। तभी पीछे से बीच टेमिंग का यंग मास्टर आते हुए बोलता है अरे वाह, ये मैं क्या देख रहा हूँ, वो साला चच्चा इकोंग तुम्हें खाने के लिए सिर्फ बंस देता है, अपमान, कुछ ज्यादा ही बड़ा अपमान हो रहा है तुम जैसे बिष्टों का। और ये सुनने के बाद उधर तोता भी चिल्लाया जा रहा था कि हाँ हाँ अपमान अपमान, बहुत बड़ा अपमान। वो भी देखो लड़की, तुम्हारे पास अभी मौका है तो सोच लो, मेरे साथ आओगी या फिर यहीं पर सड़ोगी। जिसे सुनकर वो भी गुस्से में बोलती है कि साले तेरी माँ का, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मास्टर के बारे में गलत बोलने की, नहीं छोड़ूंगी, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। तभी यंग मास्टर भी फुल जोश में एक आर्टिफैक्ट को निकाल कर उस पर हमला करते हुए बोलता है कि अगर इज्जत से नहीं मानोगी तो जबरदस्ती करूंगा, तो ये ले। और फाइनली अपने आर्टिफैक्ट को यूज करके उसको अपनी ओर खींचने लगता है, और एट द एंड वो भी पकड़ी जाती है, जिसे देखकर यंग मास्टर भी पूरा खुश कि देखा इसे कहते हैं आर्टिफैक्ट, जो कि सिर्फ मेरे पास है। तो अब बोल क्या करेगी तू, बनेगी ना मेरी गुलाम। हाँ चलो मैं तुम्हें सोचने के लिए एक और मौका देता हूँ। तभी जियाओ भी लाइक साले कमीने कहीं के, एक बार आजाद तो करके देख, फिर बताते हूँ कि कौन बनेगा गुलाम। तो इसका मतलब तुम नहीं बनोगी, समझ गया। अरे समझ गया तो ठीक है, अब अपन के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, तुम्हें अपने साथ ले जाकर जबरदस्ती अपना गुलाम बनाऊंगा, फिर देखता हूँ कि तुम क्या करोगी। तभी अचानक से एक हमला होता है, वो भी उस आर्टिफैक्ट पर, जिसे देखकर लड़की की तो लिटरली गांडी फट जाती है कि बब्बी रे ये किया। और बोलता है अबे साले कौन है और किसने अटैक किया। लेकिन क्या कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता, साला पूरा का पूरा माहौल ही सन्नाटे में था। तभी वो भी मनी मन सोचे जा रहा था कि इस पीक पर तो गिन चुनकर सिर्फ कुछ ही बंदे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं ना कि इस बीस्ट को पकड़ने के लिए और भी बंदे आ गए हैं किसी और पीक से। हो सकता है कि कोई और भी यहाँ पर है, इसलिए मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना पड़ेगा। और जैसे वो अपने आर्टिफैक्ट की ओर देखता है, उसे देखकर तो वो पूरा का पूरा हिला पड़ा था, क्योंकि उसका आर्टिफैक्ट टूट जो गया था, जिसे देखकर वो भी किसकी माँ का ये क्या है बे, साला ये तो मछली का हड्डी लग रहा है। फिर क्या आर्टिफैक्ट के टूटते जियाओ भी आजाद हो जाती है और उसके मुंह पर एक पावरफुल पंच मारती है, जिससे वो भी उड़ता हुआ दूर फेंका जाता है। अब आते यंग मास्टर की ओर, जिसको बहुत ही गंदी तरीके से पड़ी थी। उधर जियाओ भी फुल गुस्से में उसकी ओर बढ़े जा रहे थे कि साले आज ना तुम्हारी गांड फुल ऑप्टिमाइज करके मारूंगी, चाहे मेरे पास हथियार हो या फिर ना हो, मारूंगी तो जरूर। जिसे सुनने के बाद वो भी कुछ ज्यादा ही डर जाता है कि अरे यार प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं कसम खाता हूँ कि मैं यहाँ पर कभी नहीं आऊंगा, देख मेरे पास मत आ। जिसे सुनने के बाद जियाओ भी बोलती है तो ठीक है चलो यहाँ से जाने में मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। फिर क्या बहुत पीटती है, उसे कुछ ज्यादा ही पीटती है। तभी सीन चेंज होता है दूसरे दिन, जहाँ पर अपनी डिसाइपल मस्त सोई पड़ी थी और उठ जाती है। वो भी हाँ पता नहीं साला पिछली रात को क्या हुआ था, अचानक से प्रैक्टिस करते करते नींद आ गई। खैर छोड़ो, पहले नहा लेती हूँ, बाद में देखूंगा कि क्या करना है। फिर कहीं तो जा रही थी और अचानक से कुछ तो नोटिस करती है, और जैसे ही करीब पहुंचती है लिटरली वो सामने का नजारा देखकर पूरा का पूरा चौंक जाती है कि क्या साले बीच टेमिंग के दलाल, तेरी माँ का तू यहाँ पर क्या कर रहा है, क्या फिर से लड़ना है क्या मुझसे। हाँ आजा मैं भी तैयार हूँ। और ये सुनकर वो भी अपना फेस उठाता है, जिसको देखकर लिटरली में यार मुझे भी हंसी आ गई थी। तभी वो भी बोलता है तुम कौन हो। अरे दीदी मुझे बहुत मारा उस लड़की ने और साला मार मार के यहाँ पर फेंक
दिया, जिसे सुनकर डिसाइपल भी कि तोहर माई के दीदी कौन दीदी, हाँ, और उसको पंच मार के उड़ा देती है। उधर तोता भी ये सुनकर बस रिपीट में गाली दिए जा रहा था कि तोहर माई के। अब आते यंग मास्टर की, जो कि बोलता है अरे यार जब से मैं यहाँ पर आया हूँ खाली पीटी रहा हूँ, कसम खाता हूँ मैं यहाँ पर कभी भी नहीं आऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। अब आते हैं हेवेली शॉर्ट पीक में, जो कि कुछ ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। तभी हमें एक भीड़ को दिखाया जाता है जिसके बीच में कोई तो तलवारबाजी किए जा रहा था, जिसे देखकर सारे लोग भी फुल खुश कि ओ माय गॉड क्या तलवारबाजी है। सच में मजा ही आ गया। उधर वो बंदा भी फुल एटीट्यूड में अपनी स्वॉर्डमैनशिप को दिखाया जा रहा था और एक एक करके बहुत सारी तकनीकों को दिखा देता है, जिसे देखकर उस भीड़ में से कोई तो बोलता है कि अरे यार तुमने देखा क्या, उसका तलवार लिटरली में 9 तलवारों में बदल गया था। महाकसम ये देखकर तो सच में लगता है कि ये मेरे लाइफ का बेस्ट एक्सपीरियंस था। तभी दूसरा भी लाइक हाँ मेरा भी। इधर उन सब की बातों को सुनकर वो भी मनी मन सोचता है कि क्या गांडू है ये लोग, बस थोड़ा सा तलवार क्या चला दी, साला ये लोग तो फैन बन गए मेरे। नाइस। लेकिन हाँ ये लोग बस मेरे नजर में कचड़े हैं कचड़े। और तभी गुस्से में बोलता है इस साल की डिसाइपल सेरेमनी में सिर्फ एक ही टैलेंटेड इंसान थी जिसका नाम तियान तियान था, लेकिन उसकी इतनी हिम्मत की इतना मनाने के बावजूद भी उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया और उस कमीने कोंग के पीक में चली गई। अपमान, कुछ ज्यादा ही बड़ा अपमान कर दिया उसने मेरा। तभी एक लड़की उसके पास आकर बोलती है सीनियर सुनो ना, मुझे तलवारबाजी में थोड़ी दिक्कत आ रही है, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे, बदले में मैं भी तुम्हें दूंगी जो भी चाहो। तभी वहाँ पर 2 और लड़कियां आकर वही चीज बोलती है कि हाँ मैं भी दूंगी, मेरी भी हेल्प कर दो। और इतना बोलते ही वो लोग आपस में ही लड़ने लगते हैं कि नहीं पहले मेरी हेल्प करेंगे, दूसरी भी लगे नहीं पहले मेरी करेंगे। और ये सारी बातों को सुनकर वो भी सोचता है कि क्या मतलब सच्ची में ये लोग मेरे लिए लड़ रहे हैं। और दूसरी तरफ वो लड़की जिसने लिटरली मेरा प्रस्ताव ही ठुकरा दिया था और हंसते हुए बोलता है हे ये हुई ना बात, इसे कहते हैं खूबसूरती जो कि सिर्फ मेरे पास है। लिन तियान तियान बस इंतजार करो, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मुझे ना चुनकर तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी। तियान तियान तुम फाइनली मेरा अटेंशन पाने में कामयाब हुई, बस वेट करो तुम्हें मैं बहुत जल्द अपने पीक पर लेकर आऊंगा। अब आते हैं जाओ पीक पर, यानी कि अपने मेन कैरेक्टर का पीक, जहाँ पर अपनी डिसाइपल बहुत आराम से कल्टीवेशन किए जा रही थी। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है कि अरे यार सिस्टर कहाँ हो तुम, चलो फाइट करते हैं ताकि तुम मुझे कुछ सिखा सको। जिसे सुनने के बाद तो लिटरली उसकी भी फट जाती है कि इसकी माँ का अब ये कहाँ से आ गई यार। और ये आवाज और किसी की नहीं बल्कि जियाओ की थी, जो कि हर जगह बस डिसाइपल को खोजी जा रही थी। वो बोलती है ये तो यहाँ पर भी नहीं है, आखिर गई तो गई कहाँ पर। अब आते हैं डिसाइपल की ओर, जो कि बहुत तेजी से भागे जा रही थी और भागते हुए मनी मन सोचती है कि क्या कहा था उसने कि मैं सिखाऊंगी, अरे घंटा कुछ सिखा पाऊंगी, वैसे भी मेरी पावर उसे कुछ ज्यादा ही कम है, अगर लड़ी तो डेफिनेटली गंदे तरीके से पीटूंगी, इसलिए सबसे अच्छा यही होगा कि यहाँ से उड़ान हो जाऊं। तभी भागते भागते लड़के को नोटिस करती है, जो कि उससे बोलता है हेलो तियान तियान कैसी हो, हाउ आर यू। तभी वो भी है हाउ आर यू, अबे साले हु आर यू, तू है कौन पहले ये बता। जिसे सुनकर वो भी एक पल के लिए हिल जाता है कि क्या तुम मुझे नहीं पहचानती। अरे यार मैं चेन हूँ हेवेली शॉर्ट पीक से, अब याद आया, अगर नहीं आया तब तो ये जरूर याद होगा कि कंपटीशन में मैंने तुम्हें अपने शॉर्ट पीक को ज्वाइन करने का इन्विटेशन दिया था, जिसे तुमने रिजेक्ट कर दिया। तो अब बोल, अब तो याद आ ही गया होगा ना। तभी तियान तियान भी लाइक ओ समझ गया हाँ ऐसा तो एक आदमी था वहाँ पर। खैर छोड़ो, पहले ये बता तुम यहाँ पर क्यों आए हो, कहीं तुम्हारी नजर भी तो जाओ पर नहीं है ना। हाँ, जिसे सुनकर वो भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है कि क्या जाओ अब वो कौन है। अच्छा छोड़ो वो सब, पहले ये बताओ क्या बोलती हो, हमारे पीक पर चलोगी शॉर्ट की प्रैक्टिस करने के लिए। जिसे सुनकर वो भी डायरेक्ट इनकार कर देती है कि ना बिल्कुल भी नहीं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है वहाँ पर जाने की। अरे यार पहले मेरी बातों को पूरी तो सुन लो, ये देखो बुक जिसमें हमारा स्पेशल आर्ट है, अगर तुम बोलो तो मैं तुम्हें विंड शैडो स्वॉर्ड आर्ट को सिखा सकता हूँ, बदले में तुम्हें करना यह है कि तुम इस पीक को छोड़कर मेरे पीक में आओगे, तो बोल मंजूर। और तभी उस बुक को देखकर तियान तियान भी मनी मन सोचती है कि क्या ये तो हेवेली शॉर्ट पीक का मिस्टीरियस आर्ट है ना। अब मैं क्या करूँ, अगर एक तरफ मास्टर की बुक और दूसरी तरफ ये बुक को रखूँ तो क्या लगता है कौन सी तकनीक मेरी कल्टीवेशन को ज्यादा फायदा पहुंचाएगी। क्या पता हो सकता है कि दोनों के दोनों बुक का इफेक्ट सेम ही हो। तभी वो भी प्यार से बोलती है कि सीनियर क्या मैं इस बुक को पहले चेक कर सकती हूँ। हाँ वो भी अरे बिल्कुल, इनफैक्ट अगर तुमने देख लिया ना तब तो तुम खो ही जाओगी इस तकनीक में। और वो उस बुक को लेकर चेक करने लगती है और उस बुक को पढ़ता देख चेन भी मनी मन सोचता है हे मुझे पता है तुम्हें ये बुक कुछ ज्यादा पसंद आएगा। तभी बोलता है देखो ये 9th ग्रेड का टॉप रैंक शॉर्ट तकनीक है, इतनी आसानी से किसी को नहीं मिलता समझे, इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि इतना मस्त मौका मत छोड़ना। उधर वो भी उस तकनीक को देखकर गुस्से में सोचती है कि साला ये क्या बकवास तकनीक है, मैंने अपनी पूरी लाइफ में इससे बदतर तकनीक को नहीं देखी। क्या कहा था टॉप रैंक, आज मेरे कद्दू का टॉप रैंक। हाँ, और उस बुक को देखकर जाते हुए गुस्से में बोलते हैं कि साले ये ले अपनी तकनीक और प्यार से अपनी गान में डाल ले, हो सके कि तुम्हारा गान भी टॉप रैंक का बन जाए। वो भी है मतलब क्या है, आखिर तुम जा कहाँ पर रही हो और उस तकनीक का क्या। और उसे जाते देख वो भी सोचता है कि धत तेरी की, अगर मुझे पता होता कि ये इसे डिफिकल्ट लगेगा तब तो मैं पहले ही किसी नॉर्मल तकनीक को लेकर आता। अब आते कहीं और जहाँ पर बहुत जोरों शोर से रिफाइनिंग चल रहा था और वो रिफाइनिंग कोई और नहीं बल्कि अपना हीरो कर रहा था। और फाइनली रिफाइन होकर कुछ तो बाहर आता, जिसे देखकर अपना मेन कैरेक्टर भी फुल खुश कि हमने
भैया मेरी डिसाइपल, बस तू मुझे प्यार से मास्टर बोलते रहो, उसके बाद देखना मजे ही मजे। तभी सीन चेंज होता अपने डिसाइपल की ओर, जो कि मस्त मगन में नहाई जा रही थी। तभी अचानक से अपना मेन कैरेक्टर दरवाजा खोलते हुए डायरेक्ट अंदर घुस जाता है कि मेरी जान डिसाइपल, ये देखो तुम्हारे मास्टर ने कितना बड़ा बनाया है, आई मीन बड़ी चीज। दूसरी तरफ वो भी हड़बड़ा के पानी में घुस जाती है कि दूध तेरी किसकी माँ का मास्टर है ये, साला शान से नहाने भी नहीं देता, और गुस्से में बोलती है कमीने कहीं के, ला शर्म नहीं है क्या, हाँ साला कहीं भी घुसा चला जाता है। तभी अपना मेन कैरेक्टर, अरे यार तुम तो बस यहाँ पर नहाता ही रहती हो, जरा देखो तो तुम्हारा कल्टीवेशन कितना स्लो है, एक काम करो जल्दी से कपड़े पहनो और बाहर आओ, मैं तुम्हारा यहीं पर वेट कर रहा हूँ, आई मीन बाहर वेट कर रहा हूँ, समझी। जिसे सुनकर वो भी, तो साले निकलना, निकलेगा यहाँ से तभी ना बाहर आऊंगी। और मनी मन सोचती है क्या कहा इस कमीने ने कि मेरा कल्टीवेशन स्लो है, क्या इसको पता भी है कि मैं क्यूआई रिफाइनिंग के 6 लेवल से डायरेक्ट 7th लेवल पर आ चुकी हूँ। अगर इसको बोल दूं ना तब तो ये सुनकर इसकी गांडी फट जाएगी। अब आते हैं कुछ देर बाद, जहाँ पर वो भी मस्त कपड़े पहनकर बाहर आ जाती है। तो बोल क्या बोलना चाहते थे आप। जिसे सुनकर वो भी ये देख झाड़ू, इसे मैंने तुम्हारे लिए बनाया ताकि तुम्हारे कल्टीवेशन में हेल्प हो सके, समझी। अरे समझी कि नहीं, कुछ तो बोलो। जिसे सुनकर वो भी है कि क्या अब ये क्या बकवास चीज है, कहीं आप ये तो नहीं चाहते ना कि मैं इसे लेकर यहाँ पर साफ सफाई करूँ। मेन कैरेक्टर, अरे यार तुम क्या बोल रही हो, मैं तो बस यहाँ पर तुम्हें इससे मारने आया हूँ। जिसे सुनकर वो भी हिल जाती है कि क्या क्या कहा आपने। और मनी मन सोचती है तुम कमीने क्यूआई रिफाइनिंग के लोंडे, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम एक एम्प्रेस को मार भी सकते हो। बिल्कुल भी नहीं। फिर गुस्से में बोलती है मास्टर प्लीज कुछ ज्यादा बकचोदी हो गई है, आप यहाँ से निकलेंगे या फिर धक्के मार के निकालू। हाँ अरे यार ये तुम फिर से क्या बोलने लगी, चलो जल्दी करो और बेड पर पलट कर लेट जाओ ताकि मैं तुम्हारी मार सकूं, आई मीन तुम्हें मार सकूं, वो भी झाड़ू से। क्यों बोला ना सेम टू सेम। जिसे सुनने के बाद वो भी फुल गुस्से में मास्टर की ओर बहुत तेजी से अटैक करते हुए बोलती है कि मैंने कह दिया ना कि यहाँ से बाहर निकलो, लेकिन क्या अपना मेन कैरेक्टर बहुत आसानी से उसे डोज कर लेता है। जिसे देखकर डिसाइपल भी एक पल के लिए हिल जाती है कि क्या उसने लिटरली इतनी आसानी से मेरे अटैक को डोज कर लिया, इम्पॉसिबल। लेकिन अपना हीरो फुल एटीट्यूड में उसे मारने के लिए तैयार था। और फिर क्या अपना मेन कैरेक्टर चड़ाक से उसके पिछवाड़े पर जोर से झाड़ू से मारता है, जिसके लगता है उसकी आत्मा पूरी तरह से तृप्त हो जाती है। और वो भी मनी मन सोचती है कि बाप रे ये किस तरह की फीलिंग्स है, मुझे तो कुछ ज्यादा ही अजीब लग रहा है। अपना मेन कैरेक्टर, मजा आया ना, अरे मुझे पता है कुछ ज्यादा ही मजा आएगा, तो चलो जल्दी करो और इस फीलिंग को कंसंट्रेट करो, आखिरकार यही तो है रियल मीनिंग ऑफ ग्रेट दाओ। लेकिन क्या अपनी डिसाइपल तो कुछ ज्यादा ही एंजॉय कर रही थी इस फीलिंग को। वो भी फुल ऑर्गेज़म में बोलती है हाँ यही तो है असली ग्रेट दाओ। सच्ची में मुझे यकीन नहीं हो रहा कि एक झाड़ू इतनी भी काम की आ सकती है। सच में मैंने मास्टर को फिर से गलत समझा। और तभी आहू की आवाज निकालते हुए बोलती है मास्टर प्लीज प्लीज मुझे और मारिए, ये फीलिंग सच में कुछ ज्यादा ही अच्छा लग रहा है। उधर इकोंग भी पूरा खुश कि ये हुई ना बात, नाइस। सीन चेंज होता है उसी कमरे की बाहर की ओर, जहाँ पर किसी को तो दिखाया जाता है और वो और कोई नहीं बल्कि सोड पिक का चेन होता है, जो कि एक बुक को देखकर हंसे जा रहा था। जूनियर सिस्टर त्यान त्यान, तुम्हें वो बुक को ज्यादा डिफिकल्ट लगा था ना, तो ये देखो मैंने क्या लाया है, एक येलो ग्रेड की मिड लेवल तकनीक, तुम जरूर इसको आराम से सीख सकती हो। तभी अचानक से उसे एक आवाज सुनाई देती है कि मास्टर प्लीज प्लीज थोड़ा और जोर से मारिए, थोड़ा और जोर से, कुछ ज्यादा ही अच्छा लग रहा है मुझे। जिसे सुनकर वो भी चौंक जाता है कि क्या ये आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। और जैसा ही गौर से देखता है उसे एक परछाई दिखाई देती है जिसमें अपना हीरो डिसाइपल को मारे जा रहा था। फिर क्या वो कुछ ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि तेरी माँ का औरत पे आता, नहीं छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा। तभी जियाओ पीछे से अचानक उस पर एक अटैक कर देती है कि साले तेरी माँ का बाप का घर है क्या, हाँ जो यहाँ पर कभी भी चला आता है। और उसको घसीट कर ले जाते हुए बोलती है सच में तुम्हारी हिम्मत तो कुछ ज्यादा ही हो गई, मेरे मास्टर को डराने का प्लान था, लेकिन एक बातों का हमेशा याद रखना, जब तक मैं यहाँ पर हूँ ना तुम लोगों की चाल कभी भी कामयाब नहीं होगी, समझे। अब आते हैं दूसरे दिन, जहाँ पर अपनी डिसाइपल मस्त मगन में सोई हुई थी और अचानक उठ जाती है वो भी। हाँ आज का दिन तो कुछ ज्यादा ही बेईमान है, नाइस। और जैसे ही बिस्तर से उठती है उसके पिछवाड़े में कुछ ज्यादा ही दर्द हो रहा था कि मम्मी रे ये तो कुछ ज्यादा ही दर्द कर रहा है। और ये बोलकर पिछले दिनों को याद करती है कि किस तरह अपने मास्टर को और भी ज्यादा मारने के लिए वो बोल रही थी। फिर क्या शर्माते हुए मनी मन सोचती है कि यार सच्ची में मैं कल पागल हो गई थी क्या, जो मास्टर को और ज्यादा मारने के लिए बोल रही थी। लेकिन ये तो उनकी भी गलती है ना, लड़की पर दया दिखाने छोड़ वो तो उल्टा कस के मारने लगे। खैर छोड़ो वो सब, पहले मुझे ये देखना होगा कि क्या सच्ची में मेरा कल्टीवेशन इंप्रूव हुआ। और ये बोलकर चेक करने के लिए बैठ जाती है। तभी उसके अंदर हमें एक पेगोड़ा को दिखाया जाता है जो कि कुछ ज्यादा ही शानदार लग रही थी, जिसको फील करते हुए वो भी पूरा हिल जाती है कि क्या सच्ची में, मतलब एक रात में मैं क्यूआई रिफाइनिंग के 9वें लेवल तक आ गई, इम्पॉसिबल, साला विश्वास ही नहीं हो रहा। आखिर ये कौन सा जादू था भाई, कल तक तो मैं 7वें लेवल पर थे और अचानक से मेरा मास्टर उस झाड़ू से मुझे मारा और मैं डायरेक्ट 9वें लेवल पर आ गई, आखिर इस दुनिया में चल क्या रहा है। और बोलती है खैर छोड़ो वो सब, अब जबकि मैं 9वें लेवल पर आ ही चुकी हूँ तब मुझे अपना फाउंडेशन भी मजबूत करना होगा और उसे मजबूत करने के लिए मुझे मटेरियल्स चाहिए। और ये बोलते हुए एक न्यू आउटफिट को पहनने लगती है और फाइनली पहन लेती है। फिर क्या वो लिटरली कुछ ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। तभी बोलती है फाउंडेशन तो मजबूत करना है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरी जैसे टैलेंटेड और एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंसान के लिए एक नॉर्मल टाइप का फाउंडेशन बिल्डिंग पिल काम भी आने वाला है, इसलिए मुझे कुछ खास चाहिए। तभी अचानक से खुश होते हुए
बोलती है नो प्रॉब्लम, मुझे पता है कि जिस सेक्ट में मैं अभी हूँ ना, इसकी औकात ही नहीं है जो मुझे ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी पिल्स को दे सके। पर कोई नहीं, अपनी पिछली लाइफ में मैं इतना तो पहचान बना ही चुकी हूँ जो इस मामलों में मेरी हेल्प कर सके। तभी कुछ स्पेल्स को कास्ट करने लगती है और फाइनली दरवाजे को खोलकर कहीं तो भेज देती है। सीन चेंज होता है दक्षिण ट्रेडिंग हेडक्वार्टर्स में, जहाँ पर एक बुढ़ा हिसाब किताब करते हुए बोलता है कि नाइस, ये हुई ना बात, इसे कहते हैं प्रॉफिट पिछले महीने के हिसाब से तो इस बार 30% ज्यादा प्रॉफिट हुआ है और ऊपर से कुछ जड़ी बूटियां तो इतना फेमस हुआ है कि कुछ बोलो ही मत, सच में मजा ही आ गए। लेकिन एक मिनट, उस दवाई का क्या? अगर मैंने शीघ्र पतन और टेढ़ापन की दवाइयों की कीमत कम कर दी तब तो साला कुछ ज्यादा ही लूट मार हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल मुझे यही करना चाहिए ताकि जबरदस्त फायदा हो। तभी वो भी कुछ तो नोटिस करता है। अरे नहीं समझे, अपनी डिसाइपल का मैसेज जो आया हुआ था यहाँ पर, जिसे देखकर बुढ़ऊ भी बोलता है ओ समझ गया, यानी कि महारानी को टॉप ग्रेड का फाउंडेशन बिल्डिंग पीस चाहिए। और इतना बोलते हैं उस मैसेज को हटाते हुए बोलता है नहीं मिलेगा। अरे बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। क्या वो सच में ये सोचती है कि मैं टॉप ग्रेड का पिल ऐसे उसे फ्री में दे दूंगा? हाँ, अरे बिल्कुल भी नहीं। फिर क्या अपने बिल्ली से हड्डी को छीनते हुए बोलता है भोसड़ी के इधर ला, उसे पिल्स चाहिए ना क्यों नहीं इस पिल्स के बदले में उसको एक बर्बिलियन मुर्गी की हड्डी दे दूंगा। अब आते हैं अपने पीक की ओर, जहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर एक बक्से को ले जाते हुए बोलता है फाइनली वो दिन आ ही गया जब मेरी डिसाइपल अपनी ब्रेक थ्रू करेगी और लेवल अप करने के लिए फाउंडेशन भी मजबूत होना चाहिए। इसीलिए तो मैं लाया हूँ ये पिल जो कि एक टॉप ग्रेड का फाउंडेशन बिल्डिंग पिल है। और जैसे वो दरवाजे के पास पहुंचता है तभी अचानक से वो मन ही मन सोचता है कि कहीं वो फिर से नहा तो नहीं रही होगी ना। और ये सोचकर अपना मेन कैरेक्टर दरवाजे को नॉक करते हुए बोलता है मेरी जान अंदर हो कि नहीं, दरवाजा खोल दूं क्या? जिसे सुनकर डिसाइपल भी चौंक जाती है और मना करते हुए बोलती है कि अरे नहीं यार, मैं कुछ काम कर रही हूँ, आप बाहर से बोलिए जो बोलना है। लेकिन क्या घंटा का काम? हाँ, वो तो बस फुल पोज मारते हुए खाई जा रही थी। जिसकी बातों को सुनकर अपना मेन कैरेक्टर भी सोचता है कि यार सच्ची में लगता है वो फिर से नहा रही है। और बोलता है देखो उतना इंपॉर्टेंट बात तो नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ और हाँ अगर तुम्हारा हो जाए ना तो दरवाजे पर चेक कर लेना, मैं इसे यहीं पर छोड़ देता हूँ, समझी? और तभी उस डब्बे को वहाँ पर रखते हुए सोचता है देखना वो कुछ ज्यादा खुश हो जाएगी जब देखेगी कि इस बक्से में पिल्स के साथ साथ एक फोनिक्स की हड्डी भी है। नाइस, लेकिन मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि यहाँ पर खड़ा होकर मैं उसे खुशी के मारे रोता हुआ देखूं। और ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। तभी हमें एक बहुत बड़ी पंछी को दिखाया जाता है जो कि एक बक्से को अपने मुंह पर दबाकर आया हुआ था। फिर क्या वो उस डब्बे को वहीं पर गिरा देता है अपने डिसाइपल के दरवाजे के बाहर, जहाँ पर वो डब्बा अपने मेन कैरेक्टर के डब्बे के बगल में गिरता है। और फाइनली तियान दरवाजे को खोल देती है और जैसे ही नीचे देखती है उसे 2 डब्बे दिखाई देते हैं। ये क्या, यहाँ पर तो 2 डब्बे हैं। तभी वो भी पंछी को नोटिस करते हुए बोलती है कि नाइस, लगता है मैंने जो टॉप ग्रेड का फाउंडेशन बिल्डिंग पिल मंगवाया था ना वो आखिरकार आ ही गया। पर साला समझ में ये नहीं आ रहा कि यहाँ पर 2 डब्बे क्यों हैं। और जैसे ही एक डब्बे को खोलती है वो भी देखकर हिल जाती है क्योंकि उसमें बर्बिलियन मुर्गे की हड्डी जो थी, और ये हड्डी और कोई नहीं बल्कि उसी बुड्ढे ने भेजा था जिसको अपने डिसाइपल ने मैसेज करके बताया था कि मुझे एक फाउंडेशन बिल्डिंग पिल चाहिए। वो बोलती है कि अब बकवास है, जरूर उस हड्डी को मेरे मास्टर ने मुझे चिढ़ाने के लिए रखा होगा। तभी दूसरे बॉक्स को देखकर मनी मन सोचती है लगता है मेरे टॉप ग्रेड का पिल इसी में होगा। और जैसे उसको खोलती है उसमें से कुछ ज्यादा पावरफुल लाइट निकलती है जिसे देखकर वो भी फुल खुश कि ये हुई ना बात, नाइस। जैसे कि मुझे उस बुड्ढे से उम्मीद थी, उसे पता है कि आखिरकार एक एम्प्रेस के साथ किस तरह से डील करनी चाहिए। और रही बात इस मुर्गे की हड्डी की, ये तो ऑलरेडी अपने लिमिट में पहुंच चुकी है, अब इसमें उतना दम नहीं, लेकिन इसको मुझे मेरे गरीब मास्टर ने दिया है। और वैसे भी झाड़ चिंता को गरीब मास्टर को, लेकिन मैं चिन्हूंगी, आफ्टर ऑल ये कमीना मेरा मास्टर जो है इसलिए अप्रिशिएट तो बनता है। और ये बोलकर अपने कमरे में आकर बैठ जाती है। फिर क्या अपने मेन कैरेक्टर के दिए हुए फोनिक्स हड्डी को रिफाइन करते हुए बोलती है अब जबकि मेरे पास टॉप ग्रेड का फाउंडेशन बिल्डिंग पिल है तब तो मैं बहुत आराम से अपने फाउंडेशन को मजबूत कर सकती हूँ। और यहाँ तक कि मुझे ये भी लगता है कि जितनी पावरफुल मैं पिछली लाइफ में थी ना, मैं बहुत जल्द उससे भी पावरफुल बन जाऊंगी। उसके बाद ये सेक्ट और ये पूरा का पूरा जावा पिक घंटा इसकी औकात है जो मेरे सामने टिकेगी। हाँ, और वो कमीना मेरा मास्टर, मैं उसे इतना टॉर्चर करूंगी कि वो भी याद रखेगा कि आखिरकार किससे पंगा लिया था। और इतना बोलकर पिल्स को खा लेती है और फाइनली अपने ब्रेक थ्रू पर लग जाती है। तभी उसकी बॉडी से कुछ ज्यादा ही पावरफुल एनर्जी निकलती है। दूसरी तरफ हमें एक बहुत बड़े फोनिक्स को दिखाया जाता है जो कि जायो पिक से कुछ ज्यादा ही बड़ी थी, जिसको अपना सेक्ट मास्टर भी नोटिस कर लेता है और चौंकते हुए बोलता है इसकी माँ का ये क्या है बे, आखिरकार एक हेवेली फेनोमेनन जायो पिक पर कैसे अपेयर हो गया? कहीं ऐसा तो नहीं ना कि कोई टैलेंटेड इंसान वहां पर ब्रेक थ्रू कर रहा हो? तभी पीछे से एक आदमी सेक्ट मास्टर को बोलता है बॉस, कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि वो टैलेंटेड इंसान और कोई नहीं बल्कि अपना पीक मास्टर इकोंगो? हाँ, पता नहीं, हो भी सकता है। तो ठीक है, चलो क्यों ना हम लोग नजदीक से ही देख लें। और ये बोलकर वो दोनों मेन कैरेक्टर के पीक की ओर निकल जाते हैं और फाइनली वहां पर पहुंच जाते हैं। तभी पीछे वाला बुढ़ा बोलता है आई मीन ग्रैंड एल्डर, बॉस ये हेवेली फेनोमेना तो मेन होल की तरफ से आ रहा है, कहीं सच्ची में ये अपना मेन कैरेक्टर तो नहीं है ना जो फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट में अपना लेवल अप कर रहा है? हाँ, जिसकी बातों को सुनकर सेक्ट मास्टर भी खुश होते हुए बोलता है कि नाइस, मुझे कभी लगा नहीं था कि अपना कुंग इतना शानदार होगा। अगर पिछला सेक्ट मास्टर इसे देख लिया होता ना तब तो वो खुशी के मारे झूम उठते। अब आते अपने मेन कैरेक्टर की ओर जिसकी पूरी तरह से सटक चुकी थी ये सारा का सारा कांड देखकर, क्योंकि वो मछली जो नहीं पकड़ पा रहा था। तभी वो भी तेरी माँ का ये क्या बकचोदी है, चल शान से अपना काम
भी नहीं करने देते। फिर क्या बस सिंपल से एक झटके में पूरा का पूरा रिएक्शन वहां से खत्म कर देता है, जिसे देखकर सेक्ट मास्टर की तो लिटरली गांडी फट जाती है कि अरे यार अचानक से ये क्या हो गया, साला पूरा का पूरा फेनोमिना ही गायब हो गया, पर कैसे। तभी पीछे वाला बूढ़ा बोलता है ओह माय गॉड, ये फेनोमिना तो बीस्ट टाइमिंग के पीक पर चला गया, क्या सच्ची में ऐसा भी हो सकता है। नहीं यार ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, पर आखिर हुआ तो हुआ कैसे। हाँ अब आते हैं बीस्ट टाइमिंग के पीक की ओर, जहाँ पर ये कांड देखकर सारे के सारे डिसाइपलों की फटी पड़ी थी कि बाप रे आखिर ये सब हो क्या रहा है। दूसरी तरफ ये सब देखकर बीस्ट टाइमिंग का मास्टर तो पूरा खुश कि वाओ क्या गजब की बात है, नाइस। और सुनो सब लोग डरने की जरूरत नहीं है, लगता है कोई तो यहाँ पर टैलेंटेड बंदा है जो कि ब्रेक थ्रू कर रहा है, जिसकी बातों को सुनकर कोई तो बोलता है कि अगर ब्रेक थ्रू कहीं ये अपना सीनियर ब्रदर किंग्सू तो नहीं है ना, क्यों कि वो कुछ दिन पहले से ट्राई किए जा रहा था ये ब्रेक थ्रू का। तभी दूसरा भी लाइक क्या पता हो भी सकता है। सीन चेंज होता है सेक्ट मास्टर की ओर, जो कि साला यहाँ पर भी पहुंच चुका था, जिसको आता हुआ बीस्ट टाइमिंग का पीक मास्टर भी नोटिस कर लेता है। वो बोलता है अरे सेक्ट मास्टर और ग्रैंड एलर आप दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कहीं आप इस सेलेस्टियल फेनोमेना के चक्कर में तो नहीं आ गए ना। जिसको सुनकर अपना सेक्ट मास्टर अरे बिल्कुल, लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही, आखिर तुम्हारा कौन सा डिसाइपल है जो यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर रहा है। अरे यार अब आपसे क्या छुपाना, एक डिसाइपल तो है मेरे पास जिसका नाम किंग्सू है, और हो सकता है कि शायद उसी का लेवल अप हो। तभी अपना ग्रैंड एल्डर भी बोलता है तो ये बात थी, मुझे लगा था कि कौन का ब्रेक थ्रू हो रहा है, चलो कोई नहीं अच्छी बात है, और हाँ मेरे तरफ से तुम सबको बधाई हो। और ये सुनकर पीक मास्टर बोलता है अरे थैंक यू। तभी सेक्ट मास्टर बताता है कि आपको पता है ये सारा का सारा रिएक्शन पहले जायो पीक पर हुआ था, लेकिन पता नहीं कैसे अचानक से यहाँ पर आ गया। और जाते हुए बोलता है मेरी बातों को ध्यान से सुनो, अगर किंग्सू सर्कुलेशन से बाहर आ गया ना तो उसे मेरे पास लेकर आना, मैं उसे एक अच्छा सा रिवॉर्ड दूंगा। जिसको सुनकर बीस्ट टाइमिंग का पीक मास्टर भी ओके बोल देता है, लेकिन तभी अचानक से सीरियस वे में बोलता है साला क्या तुझे सच में लगता है कि मैं अपना डिसाइपल तुम्हारे पास लेकर आऊंगा, अरे घंटा बस कुछ और दिन, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि तुम अपने पोजीशन को बचा भी पाओगे, क्योंकि मैं तुम्हें खत्म जो कर दूंगा। अब आते हैं अपने मेन कैरेक्टर की ओर, जो कि बहुत आराम से मछली को पकाया जा रहा था। फिर क्या उसको खाते हुए गाना गाता है ओ बलमा फायर विकेट मंगवा दे तू, नाइस। तभी उसको एक आवाज सुनाई देती है कि मास्टर आपका डिसाइपल फाइनली फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट में पहुंच गया। और ये बोलकर अपने मेन कैरेक्टर के सामने आ जाती है, जो कि लिटरली कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रही थी, जिसे देखकर अपना मेन कैरेक्टर क्या सच्ची में, और ये बोलकर पूरा का पूरा इग्नोर मार देता है कि इसकी माँ का ब्रेक थ्रू करके क्या ही कमा लिया तूने। तो यार देख मेरे चैनल का नाम है एक नंबर रिव्यू, और अगर कोई मेरे चैनल का वीडियो रीअपलोड करता है तो बेशक करो, लेकिन तुम्हें डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट बॉक्स में पिन करके बताना होगा कि ये वीडियो किसका और किस चैनल पर है। अगर ये किया तो ठीक है, वरना मैं तो स्ट्राइक मारूंगा। और इतना बोलते ही एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सो थैंक यू।